I'm Dr. Kiran Acharya. I will be conducting the session for vaccine hesitancy. सगळ्यांना दिसते माझी स्क्रीन? सब देख पा रहे हैं? Yes. Yes. Yes, we can see the screen. Yes. Okay, so let's start. तर आपल्या आजच्या चर्चेचा विषय आहे वॅक्सिन हेजिटेशन और लस घेण्यासाठी संकोच करतायत. आता आपण बघितलंच असेल की सगळ्यात फर्स्ट लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग की द गाइडलाइंस एंड जो भी इन्फो कोविड-19 के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में है, that is continuously changing frequently because it's very new and there are whatever new information comes then the guideline changes. तर ही माहिती सारखी बदलत जाते. इसके वजह से हमने पूरी ध्यान से ना ये सारे कंपाइल किए जो अभी के गाइडलाइंस है और ये 19 मई 21 तक वेरीफाइड है. पर अगर बीच में गाइडलाइन चेंज हो जाए तो जब भी आप वैक्सीन ले रहे हो या इन्फॉर्मेशन बांट रहे हो तो यू हैव टू वेरीफाई फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेस की बीच में कुछ चेंज नहीं है. ठीक आहे, तर आता आपण सुरू करूया. सगळ्यात पहिले वॅक्सिन हेजिटन्सी म्हणजे काय आहे की लोक लस घेण्यासाठी संकोच करतायत. लोक लस घेण्यासाठी संकोच करतायत. दे आर नॉट रेडी फॉर वॅक्सिनेशन. तर ही जे संकोच आणि जे काकू करतायत लस घेण्यासाठी हे काही नवीन नाहीये. जेव्हा सगळ्यात फर्स्ट वॅक्सिन लॉन्च झालेली स्मॉल पॉक्स साठी होती, ज्याला आपण मराठीत देवी म्हणतो. जेव्हा ही साथ आलेली आणि ह्याची वॅक्सिन झालेली तेव्हा सुद्धा लोक खूप घाबरले होते. इनफॅक्ट फक्त भारतातच नाही तर जगभरातले लोक बरेच घाबरलेले आणि इंग्लंडला तर एक असं न्यूजपेपर आणि एक अशी लीग पण फॉर्म झालेली जे ना वॅक्सिन कशी वाईट आहे ह्याच्याबद्दल लिहायची. पण आपण तर पाहिलंच आहे की ती स्मॉल पॉक्सची वॅक्सिन एवढी जास्त इफेक्टिव्ह होती की त्या वॅक्सिनमुळे आता स्मॉल पॉक्स संपूर्णपणे कंट्रोलमध्ये आल्या आणि आता नाहीच आहे. तर इंडियात पण स्वातंत्र्य झाल्यावर पण जेव्हा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन द्यायची तेव्हा छोट्या मुलांना द्यायची. तर तभी क्या होता था कि हाथ उनका सूज जाता था वैक्सीन के बाद या पस हो जाता था. तो जो पेरेंट्स है वो डर जाते थे. त्यांना वाटायचं की आपल्या मुलाला काहीतरी होतंय आपल्या बाळाला. त्यामुळे जेव्हा वॅक्सिन द्यायला घरी यायचे तेव्हा हे लोक आपल्या मुलांना लपून ठेवायचे आणि सांगायचे नाही आमच्या घरी कोणी नाहीये छोटी मुलं. आणि ये फक्त सिर्फ स्मॉल पॉक्स के लिए नहीं है, नॉर्मल रूटीन वैक्सीन के लिए भी ऐसे ही होता था. जब भी वैक्सीन घर में जाते थे वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए तो वो लोग ऐसे बोलते थे नहीं नहीं बच्चे नहीं है या फिर मुझे मेरी सास को पूछना पड़ेगा. यानी जो भी रीजन हो पर वैक्सीन देने के लिए ये लोग डर जाते थे. जब भी पल्स पोलियो भी जब भी वैक्सीन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे ऐसे अफवाहें आई थी कि अगर ये बच्चों को दिया जाएगा तो इनकी नसबंदी हो जाएगी, स्पेशली स्पेसिफिक कम्युनिटी में. म्हणजे ह्या जमातीतल्या लोकांना भीती वाटत होती की हे पल्स पोलिओ वॅक्सीन पोलिओ घालवण्यासाठी नाही तर हे स्पेशली त्यांच्यासाठी आहे की त्यांना उद्या मुलं होऊ नये म्हणून. आणि अशा खूप अफवा उठल्या होत्या. पण हळूहळू आपण खूप सगळ्या ड्राईव्ह करून ऍडव्हर्टाईज तुम्ही बघितलंच असेल ना, दो बूंद जिंदगी के सगळीकडे सांगून हळूहळू ते अफवा कमी करत गेले. कारण शेवटी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी इरेडिकेट करना पॉसिबल नहीं है. वैक्सीन तो पूरे सबको दी जाती है इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी. सिर्फ पल्स पोलियो नहीं है मैम, वैक्सीनेशन ड्राइव भी चालू हुआ था तभी भी ऐसे ही अफवाह आई थी कि जो बच्चे लेंगे उनको आगे होके बच्चा नहीं होगा, नसबंदी होगी. त्यामुळे ह्या वॅक्सिनच्या वेळी सुद्धा हेच झालेलं की ही लस घेऊ नये आपण म्हणून सगळे आपल्या मुलांना अडवायला बघत होते. तर ह्याच्यात काही नवीन नाही. आपण बघितलं की भारतात हे कायम व्हायचं आणि जसं भारतात व्हायचं तसं मी आधीच सांगितलं की ग्लोबली जेव्हा नवीन वॅक्सिन लॉन्च झाली तेव्हा जगभरातले लोक घाबरलेले. आणि सिमिलरली आता पण एक ग्लोबल फेनॉमिना आहे वॅक्सिन हेजिटन्सी, म्हणजे जे लोक घाबरलेत. त्याच्यामुळे यूएसएनी पण असे खूप सगळे इन्सेंटिव्ह दिलेत कि अगर आप वैक्सीन लोगे, दोनों डोज होने के बाद, फुल्ली वैक्सीनेटेड के बाद जब सबका हो जाएगा तो मास्क नहीं पहनना पड़ेगा. फिर जर वॅक्सिन घेतली तर लकी ड्रॉ आहे, तुम्ही लस घ्या मग तुम्ही जिथे जाल त्या सेंटरमध्ये ड्रॉ असेल आणि तुम्हाला लकी ड्रॉ मध्ये बक्षीस मिळेल. मग वॅक्सिनच्या बदली फ्री बिअरचा कॅन मिळेल. असं वेगवेगळे त्यांनी प्रोत्साहन देण्यासाठी इन्सेंटिव्ह आणले सो दॅट लोक वॅक्सिन घेतील. आता आपण बघूया असे काय फॅक्टर्स आहेत जे इन्फ्लुएन्स करतात.
म्हणजे लोक ऍक्सेप्ट करतात किंवा रिजेक्ट करतात, हेजिटेट करतात वॅक्सिन घ्यायला. ह्याच्यासाठी कुठले फॅक्टर्स मॅटर करतात? सगळ्यात फर्स्ट आहे किंमत या कॉस्ट. जर वॅक्सिन खूप म्हणजे वॅक्सिन जर महाग असेल तर ऑब्व्हियसली काय होतं की बऱ्याच गरीब लोकांना ती परवडत नाही. त्याच्यामुळे ते वॅक्सिन घेऊ नाही शकत. त्यांना वाटतं एवढे पैसे या वॅक्सिनला घालवायचे. पण या कोविड वॅक्सिनेशनसाठी सरकारी ह्याच्यात तर फ्री आहे. आता प्रायव्हेट पण चालू केलंय. पण सरकारी हॉस्पिटलमध्ये अजूनही आणि कायम ती फ्री मिळणार आहे वॅक्सिन. त्यामुळे तो कॉस्ट एवढी हे कॉस्ट फॅक्टर कमी आहे इथे. पण फक्त तो गरिबीसाठी नसतो. असे पण आहेत की बऱ्याच वॅक्सिन जे भारतात आधी अवेलेबल नव्हत्या आणि बाहेर होत्या. त्याच्यासाठी वॅक्सिनेशन टुरिझम पण चालू झालेलं. जिकडे लोकं बोलायची मॉस्कोमध्ये जा, एवढे दिवस राहा, पहिला दुसरा डोस घेऊन परत या. टूर पण करा आणि वॅक्सिन पण घेऊन या. जशी मेडिकल टुरिझम असते त्याच धर्तीवर ह्यांनी वॅक्सिनेशन टुरिझम केलेलं. म्हणजे श्रीमंत आहे कोण तर ते कुठेही जाऊन वॅक्सिन घेऊन येऊ शकतात. जेवढ्या गरिबांना पैशाचा फरक पडेल त्याच्या विरुद्ध ह्याला की श्रीमंत लोक एक्सेप्ट सहज करू शकतात जर बाहेर जाऊन पण त्यांना घेता येतं. मग सेकंड होतं की एक्सेप्ट करायचं की हेजिटेट करायचं है इसमें साइड इफेक्ट्स क्या है? कि जब भी वैक्सीन के बारे में सुनते हैं या फिर कोविड वैक्सीन भी, तो लोग ऐसे समझ लेते थे कि बहुत सारी साइड इफेक्ट्स है जो लेके आए हैं या हर जगह हम समझते थे कि अभी वैक्सीन लेने के बाद बुखार आ जाता है, हात सुजतो, ताप येतो आणि बाकी सगळ्या साइड इफेक्ट्स आहेत. त्यामुळे लोकं खूप घाबरतात, की घेऊ की नको? जर मी घेतला आणि मला त्रास झाला तर? थर्ड है ईज़ी अवेलेबिलिटी, यानी कितनी ईज़ है वैक्सीन मिलने में। तो इसमें एक फैक्टर है कि जहाँ पे हमें वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना पड़ता है. तुम्हाला स्पेसिफिकली कोविन वेबसाईटवर जाऊन आपलं नाव नोंदवावं लागतं, रजिस्टर करावं लागतं. ओ-टी-पी वगैरे घेऊन सगळं झालं की त्याच्यानंतर स्लॉट मिळतात. तर हा फॅक्टर पण खूप आहे की ते स्लॉट एवढे सोपे नाहीये मिळायला. बऱ्याच लोकांना स्लॉट सारखं भरतं. त्याच्यामुळे करता येत नाही. बऱ्याच लोकांना रजिस्टर करायला प्रॉब्लेम होत होता. थोड्यांना माहीत पण नसतं की कसे वापरतात ॲप वगैरे. त्याच्यामुळे बऱ्याच लोकांना ईज नाहीये अवेलेबिलिटीची. आणि इथे तर बऱ्याच वेळा काय केलेलं, की वॅक्सिन्सचा डोस कमी असायचा, तो संपायचा. मग उशिरा कळवलं जायचं व्हॅक्सिन आहे, त्याच्यामुळे रजिस्टर्ड लोकांना सोडून डायरेक्ट वॉक इन करायचे आणि मग अख्खा तिथे सकाळी-सकाळी जाऊन लोकं टोकन उभे राहायचे. म्हणजे जेव्हा सीनियर सिटिझन्सचं चालू झालं, तेव्हा इकडे शहरात बऱ्याच एरियात असं झालेलं, की लोकं 5 वाजता जाऊन टोकन घ्यायचे. जेव्हा 10 वाजता सुरू होतं. त्यामुळे जे लोकं कि 10 बजे शुरू होगा, सोच के जाते थे, उनको कुछ भी नहीं मिलता था, अगर वॉक इन हो तो. तब तक वैक्सीन ऑलमोस्ट टोकन्स खत्म हो जाते थे एंड उनको वापस दूसरे दिन आना पड़ता था, ऐसे बार-बार करना पड़ता था. तो इट वाज़ नॉट ईज़िली अवेलेबल. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाज़ डिफिकल्ट और ये भी था कि प्रोसेस करने के बाद भी वहाँ जाके टोकन लेना है, रुकना है, क्योंकि एग्ज़ैक्ट टाइमिंग नहीं था. और कम्युनिटी एंड रिलीजियस फैक्टर्स. इसमें क्या है, कभी-कभी होता है कि लोग बहुत जो रिलीजियस होते हैं, उनको ऐसे होता है की अ, नवस करतात, आमच्या देवाला हे केलंय, की आमचा देव बरा करेल. की ते विश्वास नाही ठेवत वॅक्सिननी होण्यापेक्षा त्यांना वाटतं आपण देवाला जाऊन काही प्रार्थना केली, तर काहीतरी होईल. त्यामुळे हे पण वॅक्सिन घ्यायला हेजिटेट करतात. कारण ह्यांचा जास्त विश्वास धार्मिक सगळ्या ॲक्टवर असतो, कुठल्यातरी पूजेवर असतो आणि वॅक्सिनवर नसतो. तर हे फॅक्टर सुद्धा वॅक्सिन हेजिटेशनसाठी काम करतं. मग इलिटरेसी तर खूप मोठा फैक्टर है. म्हणजे अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं होते उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता चलता कि वैक्सीन कितनी इम्पोर्टेंट है, महत्व नहीं पता होता. मग ते वॅक्सिन घ्यायला जात नाहीत. कारण त्यांना कळलंच नसतं की लस किती महत्वाची आपण जाऊन घेतली पाहिजे. आणि बऱ्याच अफवा असतात ज्याच्यावर ते सहज विश्वास ठेवतात. कारण कुठेतरी कोणीतरी त्यांना सांगतं ओळखीचे. असंच कुठेतरी ऐकलं असतं. आणि त्यांना ॲक्चुअल महत्व न कळल्यामुळे अफव्याच्या बळी पडणं सोपं असतं त्यांना. मग देयर इज अल्सो अ टर्म कॉल्ड हायपर लिटरेसी, व्हिच इज रेअरली हर्ड. हायपर लिटरेसी म्हणजे जे अतिशय जास्त शिकलेत, ज्यांना जास्त कळतंय. पण त्यांना असं वाटत असतं, की गव्हर्नमेंट सांगते म्हणून घ्यायचं नाहीये. कुठेतरी ऐकलं म्हणून घ्यायचं नाहीये वाचून. त्यांना सगळी खात्री करून घ्यायची असते. म्हणजे त्यांना त्यांच्या स्पेशलिस्टला विचारायचं असतं आणि मगच घ्यायचं असतं व्हॅक्सिन. मग ह्याच्यामुळे काय होतं, ते लोकं थोडा उशीर करतात व्हॅक्सिन घ्यायला. जसं आधी पोलिओची ड्राईव्ह असायची, जेव्हा संडेलाच असायचं आणि लोकं जाऊन द्यायची. त्यावेळी काय करायचे हे, की आम्हाला आमच्या पेडियाट्रिशियनला विचारल्याशिवाय घ्यायचं नाहीये.
मग ह्याच्यात काय होतं, विचारल्याशिवाय नाही घ्यायचे मध्ये तो एकच दिवस असायचा. मग तेव्हा जो पेडियाट्रिशियन अवेलेबल नाहीये, तो बाहेर गेलाय, कॉल लागत नाहीये आणि कुठल्याही कारणाने काही प्रॉब्लेम येतोय, तर मग तो दिवस जायचा. आणि मग नंतर काय, तो ड्राईव्ह तर संपलेली असायची जेव्हा एकच दिवसाची असायची. आता पण हे लोक सगळं विचारून कन्सल्ट करून हे करत खूप वेळ लावून थांबतात. मग आणि एक फॅक्टर आहे जे पॉवर्टी आहे, जे कॉस्ट सारखंच आहे. फक्त ह्याच्यात 2 फैक्टर्स है। एक है जिसमें हमें वैक्सीन ही अफोर्ड नहीं हो रही है, जिसका हमने कहा कि वैक्सीन फ्री में भी मिल रही है, तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा कम है कोविड वैक्सीन की। बट उनके डेली वेजेस है, रोजमदारीवर कामाला है। ये लोग रोज के रोज जाके टोकन लेके, जैसे मैंने कहा कब बहुत जगह लाइन होती है टोकन के बाद वैक्सीन के लिए, और आधा दिन ऐसे ही चला जाता है लाइन में जब तक की उनको वैक्सीन मिले। तो हे लोक पूर्ण दिवस लाईनमध्ये उभे राहिले ते त्यांच्या त्या दिवसावर चालत असतं, त्यांचं पोट दिवसावर भरतं. तर जर रोजंदारीचे कामगार एक अख्खा दिवस गेला तर त्यांचा त्या दिवशीचे पैसे जातात. त्यामुळे ते अफोर्ड नाही करू शकत अख्खा दिवस लाईनमध्ये उभं राहणं. त्यामुळे त्यांना मग वाटतं एवढं उभं राहण्यापेक्षा जर वॅक्सीन नाहीच घेतली तर बरं होईल. आणि हे जे खूप श्रीमंत लोक आहेत, यानी बहुत सारे अमीर लोगों में एक धारणा होती है कि जिसमें उन्हें लगता है कि हमें ऐसे सब करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी आएगा तो हम कैसे है, हम अफोर्ड कर सकेंगे उससे सॉल्व कर रहे हैं, यानी जो भी बीमारी है उसमें हमें तो इलाज मिल ही जाएगा, कितना भी महंगा हो या कुछ हो, या फिर हम तो बाकी सारे प्रिकॉशन ले ही रहे हैं तो हमें वॅक्सीन की जरूरत नाही आहे. असं बऱ्याच वेळा श्रीमंत लोक काय करतात की गरज नाही आपल्याला, आपल्याला काय सगळं मिळेल ह्या विचाराने वॅक्सीन पासून लांब राहतात आणि उशिरा घेऊया विचार करतात, कारण आपल्याला काही घाई नाही, आम्हाला हा सगळा त्रास होणार नाही जो बाकीच्यांना होतो. किंवा त्यांना सहज मिळते म्हणजे पैसे घेऊन, जसं आपण वॅक्सीन टुरिझम मध्ये बघितलं. त्यामुळे ते दोन्ही फॅक्टर होतात रिचेसमुळे. आता आपण काय करूया, आपण आत्ताचा सध्याचा काळ आहे त्याचा आढावा घेऊया की आता या पॅन्डेमिकने आपल्याला काय स्थितीमध्ये सोडलंय. तर हे थोडं एखाद्या दिवसाचं असेल तर थोडाफार नंबर्सचा फरक असेल, कमी किंवा जास्त. ठीक है, तो इसमें क्या है, डेली 4 लाख केसेस हो रहे हैं इंडिया में, मोर देन 4 लाख। उसी तरह 4 लाख केसेस के साथ 4000 डेथ्स हो रहे हैं डेली। तो दिस इज अ व्हेरी हाय नंबर की इतके लोक आजारी पडतायत, इतके लोक मरतायत. त्याच्यातच डेली 40,000 लोक सिरियस होत आहेत. म्हणजे ह्यांना नॉर्मल ट्रीटमेंट काम करण्याच्या बदली हॉस्पिटलाइज करावं लागते, आयसीयू जावं लागतंय, ऑक्सिजन लागतंय, व्हेंटिलेटर लागतात. त्याच्यामुळे डेली जर 40,000 आहे तर आपल्या सिस्टमवर खूप फरक पडतोय. जेवढी आपली कॅपॅसिटी आहे त्याच्यापेक्षा ह्यानी फरक कसा पडतो बघा. आज एक माणूस जो सिरियस झाला, उसे अगर ऑक्सीजन पे चढ़ाया जाए, त्याला ऑक्सीजन दिलंय, व्हेंटिलेटरवर गेला, तर तो एका दिवसात बरा होणार नाही, क्योंकि ठीक होने में जरा ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है कि वो 1 हफ्ते वेंटिलेटर पे हो। कभी-कभी तो ऐसे भी लोग हैं जो 1 महीना वेंटिलेटर पे होने के बावजूद बच नहीं पाए। तो अगर एक इंसान को ठीक होने में ज्यादा टाइम लग रहा है, खूप वेळ ते जेव्हा व्हेंटिलेटरवर ऑक्सिजनवर असतात, तेव्हा काय होतं की तेवढ्या वेळेत दुसरा सीरियस झाला म्हणून लगेच त्याच्यासाठी ते ऑक्सिजन अवेलेबल नाही होत. त्याच्यामुळे स्कॅर्सिटी होते, ऑक्सिजन कमी पडतंय. हे आपण सुरुवातीला बघितलंच की बऱ्याच शहरात ऑक्सिजनच नव्हतं. आता आपण थोडीफार ऑक्सिजनची सोय केली आहे, सगळीकडे आणून प्लांट्स लावलेत. पण तरी पण जसे वाढत जातील नंबर्स, तसं तरी पण त्याच्यावर खूप स्ट्रेन येणार आहे. औषधं जसे रेमडेसिवीर आणि बाकीच्या औषधांचं कमी पडायला लागले, कारण जेवढी औषधांचा सप्लाय है उससे कई ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसकी वजह से ब्लैक मार्केट हो रही है दवाइयों की। त्याच्याच बरोबर ॲम्ब्युलन्स पण, जसं मी सांगितलं, जर 40,000 लोकांनी आजारी पडले तर ॲम्ब्युलन्स वाले पण एका वेळी एका एरियातून एकाला नेऊन सोडतील, मग दुसऱ्याला नेतील. ह्याचा अर्थ ते कमी पडायला लागलेत, वेळेवर पोहोचू नाही शकत आहेत. बेड, स्पेशली आयसीयू बेड, ते पण कमी पडत आहेत. कारण आपण आत्ताच बघितलं, जसं ऑक्सिजनचे तसेच आयसीयूचे. जर आज एक पेशंट ऍडमिट झाला तर तो लगेच संध्याकाळपर्यंत जाणार नाही. त्यामुळे उद्या जसे केसेस वाढत जातील तसं बेड तेवढे ऑक्युपाईडच असणार आहे. त्यांना वर आयसीयू मध्ये जायला लागलं, सिरियस झालं तर लगेचच्या लगेच बेड रिकामी नसणार आहे. तर त्याचेही प्रॉब्लेम्स व्हायला लागलेत. आणि मेडिकल आणि पॅरामेडिकल स्टाफची अतिशय वाईट हालत आहे. बिकॉज कंटिन्युअस काम करायला लागतंय त्यांना, ओव्हरवेल्म होतंय. त्या लोकांना एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करायला लागतायत.
सुट्टी किंवा टाइम ऑफ नाही मिळत आहे. आणि जर टाइम ऑफ मिळाला, चुकून एखाद्याला बरं नाही आणि कशासाठी त्यांना दिलं, तरी सुद्धा ते घरी गेल्यानंतर त्यांना ती सारखी भीती राहते की त्यांच्या घरचे इन्फेक्ट होतील. त्याचबरोबर उनको पीपीई पहन के काम करना है एंड आपने पीपीई देखा होगा, दैट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल. आणि कम्फर्ट सोडून पण पीपीई पहन के आप कुछ खा पी नहीं सकते. अगर टॉयलेट जाना है तो उसके लिए वो निकालना पड़ता है. तर हे खूपच त्यांची हालत होते. कितीतरी वेळ त्यांना पीपीई घालून राहावं लागतं आणि तेवढा वेळ न खाता पिता किंवा काही वॉशरूमला न जाता काम करत राहायला लागतं. त्यामुळे त्यांची हालत एकदम एक्झॉस्ट झाले ते. फिर हमारे इकोनॉमी जो स्क्रैम्बल हो रही है, कोलैप्स हो रही है, स्पेशली डेली ब्रेड विनर्स के लिए, जो रोज के रोज काम करते हैं. त्यामुळे आता बघितलंय, आता दरवेळी जेव्हा हे सगळं वाढतं तेव्हा आपल्या रेस्ट्रिक्शन येतात किंवा लॉकडाऊन होतं. त्याच्यामुळे सगळेजण घरातून नाही काम करू शकत, वर्क फ्रॉम होम. आणि सगळेजण एसेन्शियल सर्व्हिसेस मध्ये पण येत नाहीत. त्यामुळे त्यांना बाहेर जाऊन काम नाही करता येत. जर त्यांना घरी बसायला लागलं, जसं आपण बघितलं, जे वॅक्सिनच्या लाईन मध्ये नाही उभे राहू शकत, ते असं पण लॉकडाऊन आणि रेस्ट्रिक्शन मध्ये काम नाही करू शकत. म्हणजे त्यांची हालत खूपच वाईट होते, की त्यांची खाण्यापिण्याची पण हालत स्टार्ट होती. जशी अर्थव्यवस्था कोसळत जाते. फिर हमारे सोशल नॉर्म्स, फंक्शंस सारे बंद हो जाते हैं, जबकि रेस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन जैसी चीजें आती है. शादी में नहीं जा पाते हम. शादी तो छोड़ो, शादी में तो 2 घंटे में शादी निपटानी है अगर महाराष्ट्र में है तो. सगळे विधी सगळं आटपायचंय, जेवण बिवण सकट सगळं. जे खूप डिफिकल्ट होतं लोकांना, जेवढे आले तसंच्या तसं घाईमध्ये सगळं करायला लागतं. डेथ नाही जाता येत. म्हणजे जिकडे आपल्याला जाऊन कंसोल करायचे, हमें किसी को साथ ये करना है, कंसोल करना है, उनको सपोर्ट देना है, उस वक्त हम जा नहीं पाते. क्योंकि लॉकडाउन है और अगर कोई कम लोग अलाउड है जाना है, और अगर कोई कोविड से एक्सपायर हुआ तो उसके लिए तो वैसे भी जाने नहीं देते किसी को भी. उसी तरह सबको घर में रहना पड़ता है, उसके वजह से हमारे सोशल रिलेशंस में बहुत स्पॉइल हो जाती है. कॉन्टैक्ट स्पॉइल होते हैं कि सब घर में ही है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सब कुछ है. इसके वजह से मानसिक तणाव पण खूप होतो. मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा आहे लोगों पर. और सोशली म्हणजे सामाजिक त्रास पण बराच होतोय ह्या सगळ्यामुळे. तर ही सध्याची परिस्थिती आहे आपली. आणि ह्या परिस्थितीत आपल्याला वॅक्सीन आली आहे. तर मग हे वॅक्सीन हेजिटेंसी का आणि काय आहे एक्झॅक्टली, कशामुळे होते हे? तो इसमें क्या है, वैक्सीन हेजिटेंसी इज डिले इन एक्सेप्टेंस ऑफ और रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन्स डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन सर्विसेज. यानी कि जहां पे वैक्सीन सर्विस अवेलेबल है, वहां पे भी लोग लेने से कतरा रहे हैं, डिले कर रहे हैं लेने के लिए. यानी सोच रहे हैं की किसी और को लेने दो, बघूया आपण, त्यांनी घेतल्यावर काय होतं, थोडा महिनाभर थांबूया, त्यांना काही बरे आहेत का, साइड इफेक्ट होत नाहीये का, कसे असतात ते, मग आपण विचार करूया घ्यायला. या थोड़े लोग आउटराइट बोल रहे हैं, नहीं, ये वैक्सीन तो कुछ काम की नहीं है, हमें नहीं लेनी है. ये डर रहे हैं वैक्सीन से. म्हणजे त्यांना विश्वास नाही आहे, नको वाटतंय. सेकेंडली, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्टेस्ट स्पेसिफिक. ये टाइम, प्लेस और वैक्सीन के हिसाब से भी चेंज होता है. म्हणजे कुठली वॅक्सीन आहे, कुठल्या जागी आहे, कधी देता येईल, याच्यावर पण हेजिटन्सी डिफर करते, की आम्हाला ही वॅक्सीन नको, ही चालेल, हीच नको आहे. असं वेगवेगळ्या लोकांचे ऑप्शन्स असतात, जे म्हणतात की आम्हाला हे नाही चालत, ही आली आमच्याकडे, ती मला नको, मी थांबणार आहे दुसरी येईपर्यंत. हे पण हेजिटन्सीचं बऱ्याच वेळा हे असतं, कारण असतं. अँड हे संकोच इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय फॅक्टर्स सच एज कॉम्प्लेसन्सी, म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन, की समाधान आहे का लोकांना त्या वॅक्सीन, ये संतुष्ट है क्या उस वैक्सीन से, कन्वीनियंस यानी कितनी ईज है, एंड कॉन्फिडेंस. तो लेट्स सी कि ये फैक्टर्स जो 3 है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. तो हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है. देखा, ये ऊपर वाला सर्कल कॉम्प्लेसेंसी है यानी सेटिस्फैक्शन, ये कॉन्फिडेंस है साइड वाला, और नीचे वाला कन्वीनियंस है. ये हमारा वैक्सीन एक्सेप्टेंस मॉडल है, यानी लोग कैसे लेंगे. इसमें जो ये तीनों सर्कल टच कर रहे हैं ना बीच में छोटा सा, वो है एक्सेप्टेंस मॉडल, यानी ये वो लोग हैं जो एक्सेप्ट करने के लिए वैक्सीन रेडी है. तो इसमें जो 3 चीजें है वो क्या है, पहले है कॉम्प्लेसेंसी, यानी जैसे मैंने कहा संतुष्ट होना वैक्सीन. ये तो इसमें क्या है कि लोग देखेंगे की किसने वॅक्सीन लिया है, उसकी रिएक्शन क्या है. म्हणजे ज्या लोकांनी घेऊन झाली आहे ते किती समाधानी आहेत ह्या वॅक्सीनवर. आर दे हॅपी, ते म्हणतायत की आपल्याला काही त्रास नाही झाला. जसं मी सांगितलं, दुसऱ्याने घेऊ दे मग आपण घेऊया. मग जर ते सांगतायत येऊन
की आम्हाला काही त्रास झाला नाही, थोडाफार झाला, पण नंतर काही होत नाहीये आणि सगळं नीट आहे. तेव्हा लोकांना काय होतं, की दुसऱ्याला पण वाटेल आपण घेऊ. ह्यांची ही जी माउथ पब्लिसिटी होती, की ते घेऊन येतात, दुसऱ्याला सांगतात, की माझे डोस दोन्ही झाले. आता बघा मी दोन्ही डोस घेतले. तो अब जब मैंने ऑलरेडी लिए हैं, तो मैं आप सबको बोल रही हूँ कि मैंने वैक्सीन ली है, दोनों डोज, और अभी भी मैं ठीक-ठाक हूँ। आप देख रहे हो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो कुछ हो नहीं रहा है कि डरना मत वैक्सीन से। तो वैसे ही और लोग जिन्होंने लिए हैं, वो जो माउथ पब्लिसिटी करेंगे उससे जो सैटिस्फाइड लोग हैं वैक्सीन लेके, उनकी वजह से ये कॉम्प्लेसेंसी आएगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब फिलहाल क्या हुआ है, ये जो कॉन्फिडन्स आहे वो बहुत मीडिया, बाकी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्सने शटर किया आहे. जे सारखं सगळीकडे बोलत होते, आपल्याला मेसेजेस येतात WhatsAppवर, न्यूजवर सांगतात, की व्हॅक्सीन असे होते, व्हॅक्सीनची काही हे नाहीये. ही व्हॅक्सीन तशी काम नाही करत, ही अशी काम करत नाही. म्हणजे हे सगळे एकदम ऑथेंटिक लोकं नाहीयेत, पण ते सगळेजण असं बोलतायत. त्यांच्यामधल्या बऱ्याच जणांना व्हॅक्सीन काय आहे किंवा कशी एक्झॅक्ट करते हे माहीत नाहीये. पण ह्याच्यामुळे पब्लिकचा कॉन्फिडन्स चाललाय व्हॅक्सीनवरचा. ते सारखे सांगत राहतात, की व्हॅक्सीननी पण हे होतं, घेऊन काही फायदा नाहीये, घेतल्याने लोकांना आजारी पडले, ती व्हॅक्सीनची काही ट्रायलच नीट नाहीये, आणखीन काय आहे, अशा ज्या माहिती देत राहतात, त्याच्यामुळे लोकांचा कॉन्फिडन्स जातो. आणि कन्व्हिनियन्स जसं आपण आता सांगितलं, की किती कन्वीनियंट है, किती सोपी है. जैसे कि कोविन पे रजिस्टर करना पड़ रहा है, फिर वो रजिस्ट्रेशन कितनी आसान है, उसके बाद स्लॉट कैसे मिल रहा है. जैसे कि अभी फर्स्ट डोज ऑलरेडी ले लिया है लोगों ने, सीनियर सिटीजन ने, तो सेकंड डोज के लिए वापस रजिस्टर करना पड़ता है. वापस स्लॉट नहीं मिल रहा तो लोग परेशान हो जाते हैं कि कब मिलेगा ये हमें स्लॉट. तो ये स्लॉट मिलने तक भी उन लोग को वेट करना पड़ता है. या ऐसे कुछ होता कि जिसमें सेकंड डोज सेपरेटली है लाइन, जहाँ पे उस टाइम पे जाके उतने लोग ले लेते जिन्होंने वहां से ही फर्स्ट डोज लिया है. तर थोडं सोपं झालं असतं लोकांना. पण हे कन्व्हिनियन्सचा पण प्रॉब्लेम बऱ्याच लोकांना येतो, कारण स्लॉटच नाही मिळत. तर आपल्याला हे मॉडेल वाढवायचे. हा जो छोटासा डॉट आहे, तो आपल्याला मोठा करायचा आहे. या तिन्ही फॅक्टर्स वाढवून. म्हणजे इथे बघा, आता आपण जर ते सगळे मूव्ह केले, म्हणजे सगळे फॅक्टर्स वाढले, तर हा मधला ट्रायंगल सारखा दिसतोय पार्ट, तो एक्सेप्टन्स झालाय. म्हणजे इतक्या जास्त लोकं घेतील मग. ते आपल्याला एक्सेप्टन्स वाढवत जायचंय. त्याच्यामुळे आपल्याला हे पूर्ण तिन्ही फॅक्टर्स लोकांचे वाढवायचे आहेत. कॉन्फिडन्स वाढवायचा आहे, कन्व्हिनियन्स म्हणजे ईज वाढवायची आहे घ्यायची, आणि कॉम्प्लेसन्सी म्हणजे सॅटिस्फॅक्शन, संतुष्ट असले पाहिजेत, ते लोकं वाढवायचे. ज्यांनी घेतलेत त्यांनी सांगायचे. आता आपण जर बघितलं, की व्हॅक्सिन हेजिटन्सी काय आहे आणि एक्सेप्टन्स कसं करता येईल, तर आता आपण स्पेसिफिक प्रश्न बघणार आहोत. हे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत, ज्याच्याने आम्ही जे विचारले गेले आहेत. जो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे हैं लोगों ने, उसके आंसर्स देने की हम कोशिश करेंगे. बाद में अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है कि सबको डाउट आहे की किती डोस घ्यायचेत व्हॅक्सिनचे. तर इंडियामध्ये जेवढे पण व्हॅक्सिन्स आलेत, आता तिसरा पण आलाय. मोस्टली जे स्पुटनिकला 2 चालत, एक आहे डोसवाला, पण आपल्याकडे आलेले मोस्टली सगळे 2 डोसवाले आहेत. तर तुम्ही एकच नाही, आम्हाला 2 डोस घ्यायचे आहेत. आणि या प्रत्येक व्हॅक्सिनचं वेगळं आहे. तर आपल्याकडे कुठले-कुठले व्हॅक्सिन आहेत? एक कोव्हॅक्सिन आहे, जो भारत बायोटेकचा व्हॅक्सिन आहे. दुसरा कोविशिल्ड आहे, जो सिरम इन्स्टिट्यूटचा आहे, आणि तिसरा स्पुटनिक व्ही आहे, जो रशियन वैक्सीन है. तो कोवैक्सीन है, उसके भी 2 डोज है, जो फर्स्ट 4 से 6 हफ्तों में, म्हणजे 4 ते 6 आठवड्यात नंतर घ्यायचंय तुम्हाला. ठीक आहे. म्हणजे पहिला डोस झाला की 4 आठवड्यांनी तुम्ही दुसरा डोस घेऊ शकता. मग 4 आठवड्यांनी घेऊ शकता ते 6 आठवड्यापर्यंत घेऊ शकता. आणि कोविशिल्डसाठी 12 टू 16 वीक्स इंटरवल है. यानी फर्स्ट डोज कोविशिल्ड का समझो आज हो गया, तो आज से 12 वीक्स बाद, म्हणजे 12 आठवड्यानंतर तुमच्या दुसऱ्या डोसचा टाइम होणार. आणि ते 12 ते 16 आठवड्याच्या मध्ये कधीही तुम्ही घेऊ शकता. आणि स्पुटनिक व्ही साठी हा डोसचा टायमिंग आहे 3 वीक्स ते 3 महिने. म्हणजे हा जास्त आहे टाइम फेज. तुम्ही आता घेतला तर 3 आठवड्यांनी दुसरा डोस येईल, आणि 3 आठवड्यापासून ते 3 महीन्यापर्यंत, यानी 3 वीक से 3 मंथ के बीच में आप कभी भी डोज ले सकते हो. पर सिर्फ एक बात बहुत नोट करने जैसी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के फर्स्ट और सेकंड डोज सेम वायल से मिलते हैं, सेम वैक्सीन है. पर स्पुटनिक व्ही साठी डिफरंट कॉम्पोजिशन आहे. ते 2 फर्स्ट आणि सेकंड डोस कम्प्लिटली वेगळे वॅक्सीन आहेत. त्याच्यामुळे जर आता आपल्याला प्रायव्हेट मधून आले किंवा आपल्याला घ्यावी लागली, कारण ही आता नवीन आले, आपल्याला माहित नाहीये की कशी डिलिव्हरी होईल. तर हे वेगवेगळे वॅक्सीन आहेत, त्यामुळे 2 वेगळे वायल लागणार आहेत 2 वॅक्सीनसाठी.
आता दुसरा प्रश्न सगळ्यांना काय पडतो की मी आता वॅक्सिन घेतेय, फर्स्ट वॅक्सिनचा डोस घेतला आणि सेकंड अब तक मिलना है, तर तोपर्यंतच्या मधल्या इंटरव्हल मध्ये मला होऊ शकतो का कोविड? तर हो, हे होऊ शकतं. आप इस बीच में के इंटरवल में भी इन्फेक्ट हो सकते हो. उसी तरह और एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दोनों डोज के बाद भी मुझे कोविड इन्फेक्शन हो सकता है? तर हां, 2 डोस घेतल्यानंतर सुद्धा पॉसिबिलिटी आहे. कोविड इन्फेक्शन होऊ शकतो. तर मग मी म्हणजे दुसरा घेतला डोस की त्याच्यानंतर काय चालू होईल का माझं लगेच इम्युनिटी झाली म्हणजे डोस घेतल्यावर प्रोटेक्शन फुल मिळाला मला? तर ये भी है कि आप वैक्सीन सेकंड डोज लिया है यानी दूसरा जो 2 ही डोज की वैक्सीन है, सेकंड डोज के बाद भले आपकी कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गई है, उसके बाद भी इम्युनिटी यानी प्रतिकार शक्ति येण्यासाठी कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे. अराउंड 3 वीक्स के बाद हमारी इम्युनिटी डेवलप होती है. यानी फुल प्रोटेक्शन तब से शुरू होता है जितना भी हमें मिल रहा है वो प्रोटेक्शन. डोज लेते ही नहीं शुरू होता. उसके लिए 2 हफ्ते लगते हैं हमारी बॉडी को इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए. तो अभी जैसे हमने कहा की ओके 2 वीक्स में फुल रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए लगता है. त्यापर्यंत माझी प्रतिकारशक्ती वाढेल तर मी फुल्ली प्रोटेक्ट होऊ शकते का? त्याच्यानंतर तर इकडे पण आहे की असं नाहीये. ह्यांच्या ह्या सगळ्यामध्ये काय आहे की त्यांची एफिकेसी आपल्याला हवी तेवढी 100% नाहीये. त्यामुळे पॉसिबिलिटी आहे. होईलच असं नाहीये पण तुम्हाला पॉसिबिलिटी असणार आहे की होऊ शकतो तरी सुद्धा. पण जो कोविड इन्फेक्शन आपल्याला 2 डोसच्या नंतर आणि फुल जेवढी आपल्याला मिळाली आहे ती फुल प्रोटेक्शन 2 आठवड्यांनी त्याच्यानंतर होईल तो माइल्ड असणार आहे. जसं आधी समजा आता मी काहीच घेतले नसते वॅक्सीन आणि मला झाला असता कोविड. तेव्हा जेवढा झाला असता त्याच्यापेक्षा वॅक्सीन आता घेऊन झाल्यानंतर एवढ्या दिवसांनी जो होईल तो माइल्ड असणार आहे त्याचा फॉर्म. पण मग किती दिवस आहे मला मिळेल हे प्रोटेक्शन? पण आता वॅक्सीन घेतल्यानंतर 2 वॅक्सीनची फुल डोज झाल्यावर 2 आठवड्यांनी सुरू होणार. मग हे कितने टाइम तक रहेगा ये? तो इसमें क्या है कम से कम अराउंड 8 से 10 महीने हमारी ये जो इम्यूनिटी वैक्सीन से डेवलप होगी वो रहेगी. बट उस बीच में भी हमें माइल्ड फॉर्म कोविड का हो सकता है. और आपने ये पढ़ा ही होगा और देखा होगा कि माइल्ड फॉर्म के साथ वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन्स आए हैं, जो नए स्ट्रेन्स हैं, अगर इनकी इन्फेक्शन हो गई तो ये वैक्सीन कितना काम करेगा इसकी गारंटी नहीं है. क्योंकि ये वैक्सीन ऑलरेडी बनने के बाद ये स्ट्रेन डेवलप हुआ है. तो ये इसके लिए ट्रायल नहीं किए गए. तो हमें पता नाही की आपल्याला किती प्रोटेक्शन या नवीन स्ट्रेन पासून मिळतं. त्यामुळे त्याची काही गॅरंटी नाहीये की नवीन स्ट्रेन आपल्याला कोविडचं होणार नाही किंवा किती प्रमाणात होईल. पण आपले ओरिजिनल स्ट्रेनच्या जेव्हा होईल त्याच्यात आपल्याला माइल्ड कोविड होईल. पण तरी सुद्धा होण्याची शक्यता आहे. आता मग हा पण आहे की आता तुम्ही सांगताय की ओके घ्या, आपल्याला कमी होईल, माइल्ड होईल. तर कौन सी वैक्सीन लूं मैं? हमारे यहाँ पे तो 3 अवेलेबल है. तो ये तीनों वैक्सीन में थोड़े टेक्निकल डिफरेंसेस है. यानी जैसी वैक्सीन बनी गई है उसमें थोड़े डिफरेंसेस है. इसके वजह से एफिकेसी भी थोड़ी अलग है. पर स्पुतनिक की थोड़ी सी स्लाइटली बेटर है. अभी तक जो एफिकेसी ट्रायल आया है उसमें स्पुतनिक की ट्रायल एफिकेसी यानी जो परिणाम होता है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है इन दोनों से, कोविशील्ड और कोवैक्सीन. बट कौन सी वैक्सीन लेनी है इसमें नेहमी बघा जी तुम्हाला मिळते ती. आता जर आपल्याकडे कुठली वॅक्सीन आली नाही तर तुम्ही जर त्या वॅक्सीनची वाट बघत थांबला 2-4 महिने की ती वॅक्सीन ती पाहिजे मला कारण मी त्याची एफिकेसी चांगली वाचली आहे. तर ती वॅक्सीन येईपर्यंत you will be at risk to COVID infection. So it is better to wait. Better to take a vaccine which is available rather than wait. म्हणजे तुमच्याकडे मिळते आहे तर तुम्ही 3 मध्ये चॉईस करताय पण नाही आहे तर तुम्हाला जी अवेलेबल आहे ती घ्या. कारण तिन्ही पण वॅक्सीन एफिकेसी आहे चांगली. स्पुटनिकची थोडी जास्त चांगली आहे. आणि तुम्ही जो पण वॅक्सीन पहिला डोस घेतला आहे सेम वॅक्सीनचा सेकंड डोस घ्यायचा आहे. वैक्सीन चेंज नहीं करनी है. अभी फर्स्ट डोज मैंने ले लिया, ठीक है, कोवैक्सीन का, और फिर मुझे पता चला स्पुतनिक आया है जिसकी एफिकेसी ज्यादा लग रही है इससे, तो सेकंड डोज स्पुतनिक का नहीं लेना है. जिस वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया है उसी वैक्सीन का सेकंड डोज लेना है. अब है कि कोविड इन्फेक्शन मुझे हो चुका है तो क्या मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? हाँ, जर तुम्हाला कोविड इन्फेक्शन झालं आहे तर तुम्ही तेव्हा वॅक्सीन घ्यायची नाही. इन्फेक्शन के दौरान
वैक्सीन नहीं लेनी है जब वो एक्टिव है. जब आप रिकवर हो जाते हो, पूर्णपणे बरा झाल्यावर 3 महिन्यांनी आप वैक्सीन घेऊ शकता तुम्ही. अभी ये गाइडलाइन थोड़ी चेंज होती रहती है, पर अभी फिलहाल की गाइडलाइन है कि पूरी रिकवरी के बाद 3 महीने. ठीक है, 3 महीने हो जाने देने, फिर वैक्सीन लेनी, तब तक वैक्सीन नहीं लेनी. और अभी ये भी क्वेश्चन उठता है ना सवाल कि मी फर्स्ट वैक्सीन ले ली मैंने, अब मुझे फर्स्ट वैक्सीन और सेकेंड वैक्सीन के बीच में कोविड हो गया, अब क्या करूं, मेरा तो टाइम आ गया है सेकेंड वैक्सीन का. तो उसके लिए भी सेम है, रिकवरी के बाद 3 महीने, इन्फेक्शन चालू है तब नहीं लेनी है. और पहले और सेकेंड डोज में अब एटलीस्ट 12 वीक्स का डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, कि कोविड इन्फेक्शन हो चुका है आपको तो ये आपको ध्यान रखना है. म्हणजे जर मी फर्स्ट वॅक्सिन घेतल्यावर डोस मला जर सेकंड वॅक्सिनच्या मध्ये कोविड इन्फेक्शन झालं तर मला आधी जसं होतं तसंच कोविड इन्फेक्शन मध्ये वॅक्सिन नाही घ्यायची, जरी तुमचा टाइम आला तरी नाही घ्यायची, थांबायचं. रिकवर झाल्यावर 3 महिन्यांनी तुम्ही वॅक्सिन घेऊ शकता. अब और एक क्वेश्चन है जिसमें गर्भवती महिला या फिर जो महिलाएं दूध पिला रही है बच्चों को, क्या वो वैक्सीन ले सकती है? तो ये फॉरेन और इंडियन गाइडलाइंस में डिफरेंस है. जो यूरोपियन और यूएस गाइडलाइंस है उनमें वो लोग ले सकते हैं, पर हमारे गाइडलाइंस में जो फिलहाल की गाइडलाइंस है त्याच्यात प्रेग्नेंट आणि गर्भवती बायकांनी वॅक्सिन घ्यायचं नाही. पण जे दूध पाजतायत बाळाला ते लोक घेऊ शकतात, त्यांना काहीही घाबरायची गरज नाही. अगर आप बच्चों को दूध पिला रहे हो तो वैक्सीन आप ले सकते हो, पर गर्भवती फीमेल्स को वैक्सीन नहीं लेनी है. ठीक आहे, गर्भवती असताना घ्यायची नाहीये, बाळाला दूध पाजताना आरामात घेऊ शकता. आता अगर कोई HIV पॉजिटिव है तो क्या उसे वैक्सीन लेनी है? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो अब तक वैक्सीन है इंडिया में वो वैक्सीन HIV पेशंट के लिए चल जाती है. ठीक आहे, त्यामुळे तुम्ही HIV असतानाही घेऊ शकता. हे जर आपल्याला फॉरेन वॅक्सिन्स आहेत बरेच जे अलाउड नाही आहेत अजून, त्यामुळे जर इंडियात आता उद्या बरेच इम्पोर्ट व्हायला लागले तर हे गाइडलाइन्स थोडे चेंज होतील. मग तुम्हाला कन्सल्ट करायला लागेल. जर कोण HIV पॉझिटिव्ह पेशंट आहे तर त्याला कन्सल्ट करावं लागेल, कारण युरोपियन आणि US वॅक्सिन्सचे थोड्या वॅक्सिन्स आहेत ज्या वापरता येत नाहीत. पण ह्याच्यात विचार करा, इम्युनिटी कमी असण्याची शक्यता आहे HIV आहे त्यामुळे इम्युन रिस्पॉन्स जी प्रतिकार शक्ती आहे ती थोडी वॅरिंग असेल तर त्याला त्रास काही होणार नाही. आपल्याकडे जे वॅक्सिन आहेत त्या घेतल्याने फायदाच होईल, पर वो कितना फायदा है ये बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी इम्यून रिस्पॉन्स वेरी करेगी, इनकी कंडीशन कितनी है उसके हिसाब से. आता आहे की बाकीचे सगळे जे प्रतिकारशक्ती वाले आजार आहेत, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आहे, तो क्या इसमें भी हम ले सकते हैं? तो इसमें हम अगर जो हिस्ट्री है, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं है उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट, उनके लिए थोड़ा क्राइटेरिया अलग है, पर पहले का है जो हो चुका है या उनको ऑलरेडी है पुरानी जो बीमारी या पुराने ट्रांसप्लांट केसेस है उसमें ये लोग वैक्सीन ले सकते हैं. पर वैक्सीन घेताना हे महत्वाचं है कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन इराटिक है, तो उनको बोलना है कि पता नहीं है एफिकेसी कितनी होगी पर कितनी होगी, क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स कम है, तो वैक्सीन से भी उसी हिसाब से वो होगा. जितनी उनकी नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है उतनी ही इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये उनको बताना जरूरी है. अब तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट्स क्या है इन वैक्सीन के, मुझे क्या प्रिकॉशन लेने हैं. तर कारण सगळीकडे सगळ्यात जास्त हेजिटेन्सीचा हाच प्रश्न आहे की साइड इफेक्ट होत आहेत, लोक आजारी पडतायत वॅक्सिन घेऊन. तर हे खूप महत्वाचं है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस है. अगर आपको कोई भी एलर्जी है वैक्सीन के किसी भी इंग्रेडिएंट से, या आपको पता नहीं है इंग्रेडिएंट क्या है और आपको एलर्जी है, तो ये आपको बोलना है, ये आपको जाके उधर पूछना है, क्योंकि वहां पे वैक्सीन के इंग्रेडिएंट की लिस्ट होगी, साइट पे भी होगी पण तिकडे पण असणार. तर तुम्हाला सांगायचंय, कारण त्या लोकांना ते वॅक्सीन चालणार नाहीये जर वॅक्सीनच्या कुठल्याही इंग्रेडिएंटची एलर्जी आहे तर त्यांना एलर्जी असेल तर त्यांना चालणार नाहीये वॅक्सीन. कारण हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, ते वॅक्सीन घेऊ नाही शकत. मग जर वॅक्सीनच्या इंग्रेडियंट्सची एलर्जी आहे तर हे सोडून बाकीच्यांसाठी आपण साइड इफेक्ट्स बघूया. पण हे खूप महत्वाचा साइड इफेक्ट आहे, जर एलर्जी झाली तर ह्याच्यासाठी काय करतात, सिव्हिअर साइड इफेक्ट असेल ना त्याच्यासाठी ते तिथे बसवतात. आपण ते पुढे बघूया प्रिकॉशन्स मध्ये. तर इसमें क्या है कि फर्स्ट है पेन साइट पे, वो इंजेक्शन साइट पे पेन होगा.
सबको नहीं होता पर मोस्टली सबको होने के चांसेस है। बुखार भी आने के चांसेस है, बुखार, थोड़ा नौशिया या मलेस, वीकनेस जैसे लगता है, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स है जो होने के बहुत चांसेस है सबको। बुखार हाई ग्रेड भी आ सकता है, और ये जो पेन और बुखार है वो आते ही नहीं होता, म्हणजे इंजेक्शन दिल्याबरोबर दुखायला नाही स्टार्ट होणार, थोड़े आवर्स के बाद ये चालू हो जाता है, पर ये थोड़े आवर्स के बाद कम भी हो जाता है, अनलेस बहुत सीवियर साइड इफेक्ट है ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसके लिए आप कोई पैरासिटामॉल मॉल गोली ले सकते हो। और बहुत सारे सेंटर्स में इकडे तरी मी बघितलंय, महाराष्ट्रातल्या सेंटर्स मध्ये बऱ्याचशा आणि आमच्या इकडे जवळ सेंटर्स मध्ये सिनियर सिटीजनना पॅरासिटामॉल ऑलरेडी देतात आणि सांगतात ताप आला की आज घेऊन टाका। तर उसमें अभी प्रिकॉशन देते हैं, हमने साइड इफेक्ट्स देख लिए कि होने वाले हैं पर ये माइल्ड होंगे, से 1-2 दिन के लिए होंगे और थोड़ा त्याच्यानंतर बरं होऊन जाईल। तो इसमें क्या है, सिवियर साइड इफेक्ट अब सबसे फर्स्ट है की आपको ब्रेकफास्ट करके जाना है। एक सेकंड हा, तुमचे जे प्रश्न आहेत ना ते तुम्ही लिहित राहा, जेव्हा आपलं होईल सगळं ना सेशन त्याच्यानंतर आम्ही ते प्रश्नाची उत्तरं देऊ। तो ब्रेकफास्ट फर्स्ट है, प्रिकॉशन्सला आपण आता बघूया, आपण ब्रेकफास्ट करून जायचंय वॅक्सिनेशनला, खाली पेट मत जाना। सेकेंडली, वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट वहीं रुकना, मोस्टली सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स वहां रुकाते हैं 30 मिनिट से, म्हणजे अर्धा पाऊण तास तुम्हाला तिथे बसवतील, कारण जर ॲलर्जी किंवा सिव्हिअर रिएक्शन झाली तर ते त्या काळात होण्याची शक्यता आहे, म्हणजे लगेच कळणार त्यांना, त्यामुळे लगेचच्या लगेच सिरियस साइड इफेक्ट झाला तर तुमच्यावर उपचार केले जातील, तर तिकडेच थांबायचे। त्याच्यानंतर हे जे माइल्ड साइड इफेक्ट्स आहे, ज्याचे अंगदुखी आहे, ताप आहे, ह्याच्यात जसं मी सांगितलं पॅरासिटामॉल घेऊन पण ते थांबतात, तर तेवढं घेतलं तरी पण ते कंट्रोलमध्ये येणार आहे। हेच नॉर्मल प्रिकॉशन आहे, ह्याच्यापेक्षा जास्त होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे। आता आपण ह्याच्याकडे येऊया की वॅक्सीन कोणी नाही घ्यायची, कारण थोडे स्पेसिफिक लोक आहेत ज्यांनी वॅक्सीन लगेच नहीं घ्यायची किंवा घ्यायचीच नाहीये, तर ह्याच्यात आपण बघूया। सबसे फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, किसी भी कंपोनेंट की जो वैक्सीन में यूज किया गया इंग्रेडिएंट है, अगर आपको उसी की एलर्जी हो, आपको अगर उसी चीज की एलर्जी हो तो आप वैक्सीन नहीं ले सकते, और किसी चीज की एलर्जी हो तो वहां जाके पहले पूछना है की ये मुझे एलर्जी है, क्या मैं ले सकती हूँ, तो वो लोग को पता होगा इंग्रेडिएंट, ते बघून ते सांगणार नाही घ्यायचं, त्यांना वॅक्सीन अलाउड नाही। ठीक आहे, सेकंड आहे ज्यांना ऍक्टिव्ह कोविड इन्फेक्शन आहे किंवा म्हणजे आजच आरटीपीसीआर केली आहे टेस्ट, माहित नाहीये, मला खोकला वगैरे आहे, तर थांबायचंय ती टेस्ट येईपर्यंत। कोविड इन्फेक्शन चालू आहे तर थांबायचंय तुम्हाला। आपण बघितलं की फुल रिकव्हरी नंतर 3 महिन्यांनी घेऊ शकता। अजून आपल्याकडे ज्या वॅक्सिन्स आहेत त्याचे लहान मुलांना देण्यासाठी ट्रायल झाल्या नाहीयेत, त्यामुळे अजून चालू आहेत पण झाल्या नाहीये। 18 वर्षाखालील मुलांनी घ्यायचे नाही, बच्चों के लिए नहीं है ये, 18 से नीचे वाले लोगों को नहीं लेनी, फिर गर्भवती महिलाओं को नहीं लेनी है। आता जसं मी सांगितलं सिरियस कंडिशन आता आहे, जे आता रिकव्हर झालेत सिरियस कंडिशननी हॉस्पिटलाइज करून, त्यांना 4 से 8 आठवडे यानी 4 से 8 वीक्स रुकना है, उन्हें वैक्सीन नहीं लेनी है तब तक, कम से कम 4 से 8 आठवडे, 4 से 8 आठवडे रुकना है उनको, आणि नंतर तुम्ही घेऊ शकता, ते पण नंतर कन्सल्ट करून घ्या। ठीक आहे, फिर कोविड पेशंट ज्यांना मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज किंवा प्लाझ्मा दिलेलं, ह्या लोकांनी सुद्धा 3 महिने थांबायचं आहे, म्हणजे रिकव्हरी नंतर कोविडच्या सगळ्यांनी 3 मंथ्स वेट करायचंय। आता नाउ आई एम वैक्सीनेटेड, ठीक है, मेरे दोनों भी डोज हो चुके हैं, 2 वीक भी हो चुका है, मेरे फुल प्रोटेक्शन आ जाना चाहिए अभी, तो अब भी मुझे क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि 2 वीक में रुक गई, सब कुछ किया, अभी मेरा फुल प्रोटेक्शन हो गया। रिमेंबर, एफिकेसी जितनी हमें चाहिए उतनी अब तक है नहीं सारी वैक्सीन की, तो उसके बाद भी हमें सारे प्रिकॉशन्स जो हमने पहले बोले थे, जब हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल का ट्रेनिंग था तेव्हा आम्ही ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या सगळं काय करायचे, म्हणजे बाहेर जाताना मास्क घालायचा आहे, आणि मास्कला आधी आठवतं आम्ही जेव्हा ट्रेनिंग घेत होतो तेव्हा आम्ही सगळ्यांना सांगायचो N95 वापरू नका, कारण तेव्हा N95 की बहुत कमी हो रही थी, डॉक्टर्स को नहीं मिल रहा था, अब तो ये कमी नहीं है, तो आप N95 भी यूज कर सकते हो, या फिर दूसरा मास्क यूज कर रहे हो तो डबल मास्किंग करना है। स्पेशली यहाँ पे महाराष्ट्र और जहाँ बहुत बढ़ गया है वहां तो बोला गया है, क्योंकि नए स्ट्रेन आ रहे हैं जिसके वजह से डबल मास्क घालायचं आहे, लोकांपासून लांब सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करायचं आहे, सामाजिक दूरी रखनी है, डिस्टन्स राहायला पाहिजे एकामेकापासून,
उगीच विनाकारण बाहेर जाऊ नका. बाहेर काम आहे तर आपल्याला जायचं आहे. मग मास्क वगैरे घालून, सॅनिटाईज हात करून, हात धुवून, टच कंट्रोल करून आपण बाहेर जाऊ शकतो. पण जर आपल्याला गरज नाहीये तर उगीच बाहेर जाऊ नका. कंटाळा आला घरी बसायचं म्हणून. जिथे पण गर्दी आहे तिकडे जाऊ नका. फंक्शन्स अवॉइड करा. हात नेहमी जास्तीत जास्त हात धुवा, सॅनिटाईज करा. घरी आल्यावर जे आपण प्रिकॉशन सांगितलेले, घरी आल्यावर हात पाय धुवून घ्या, अंघोळ करा. ज्या ज्या वस्तूंना आपण सारखं टच करतो, जसं डोअरनॉब आहेत, लिफ्टचे बटन आहेत, त्यांना सॅनिटाईज करा. तर ह्या ज्या प्रिकॉशन्स आपण आधी घ्यायचो त्या आपल्याला सगळ्या थोडे दिवस चालू ठेवायचे आहेत अजूनही. जरी आपल्याला पूर्ण प्रोटेक्शन असेल, जरी समजा आपल्याला झाला तरी माइल्डच होणार आहे, तरी आपल्याला हे सोडून द्यायचे नाहीये. कारण जसं आपण सांगितलं की आपल्याला माइल्ड तरी होऊ शकतो. प्लस असे पण स्ट्रेन झालेत नवीन ज्याची आपल्याला अजून माहित नाहीये की किती प्रोटेक्शन आहे. त्यामुळे गॅरंटी नाहीये. तर हे आपल्याला वापरायचे, सगळे प्रिकॉशन्स घ्यायचेच आहेत. मग आता आहे की जर मला सेकंड डोसचा टाइम आलेला, म्हणजे आपण कोविडमध्ये रजिस्टर केलं ना, की फर्स्ट डोस झाल्यावर ते आपल्याला सर्टिफिकेट प्रोव्हिजनल पाठवतात. यू आर वॅक्सिनेटेड फर्स्ट डोस. सेकंड डोस सांगतात एवढ्या दिवसानंतर, डेट्स देतात, ह्या डेट्स नंतर सेकंड डोस. तर मग त्या डेटला मला नाही जाता येते, तर मी काय करू? तर जसं मी सांगितलं, त्या कोवॅक्सिनसाठी 4 to 6 वीक्स आहे. म्हणजे 4th वीक्स नंतर लगेच जाता नाही आलं तर 6 वीक्स पर्यंत तुम्ही जाऊ शकता. आणि कोविशिल्डसाठी 12 to 16 वीक्स आहे. म्हणजे 12th वीक्स नंतर लगेच मला आला मेसेज की तुमचा टाइम झालाय. तरी 16 वीक पर्यंत मी कधीही जाऊ शकते. पण लवकरात लवकर तुम्ही घेऊन टाका. कारण काय होईल, जसं आपण लेट करतोय ना, व्हॅक्सिन संपल्या, कमी झाल्या, अवेलेबल नाहीये, तुम्हाला वेळ नाहीये, काही दुसरं झालं, त्याच्या आधी व्हॅक्सिन घेऊन घ्या. डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट ऑफ द सेकेंड डोज की अभी 16th वीक तक मुझे रुकना है, ऐसे नहीं करना है. अब हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बोल रहे हो कि वैक्सीन लेके भी हो सकता है, भले माइल्ड, सब प्रिकॉशंस तो लेने ही है, तो मुझे फायदा क्या है, क्यों ले रही हूँ मैं वैक्सीन? ये तो एकदम $1 million क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेजिटेंसी के लिए, लेना क्यों है? तो अभी इसीलिए हमने पहले देखा था की आत्ताची परिस्थिती काय आहे. जिथे मॉर्बिडिटी, मॉर्टॅलिटी, सिरियसनेस तुम्ही बघितलं की कोविडमुळे आपली सगळ्यांची किती वाईट हालत झाली आहे. इल इफेक्ट बघितले की अख्खी सोसायटीची अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. सगळे आजारी पडतायत, सगळ्या गोष्टीची कमी होते, म्हणजे आपल्याला औषधापासून ते ऑक्सिजन पासून बेडची, बाकीच्या सगळ्याची कमी होते. खूप लोक मरतायत. म्हणजे असं सांगतायत आपल्याला की एवढी लोक आजारी पडले, ह्याच्यातले इतकेच कमी मेले. पण 1% मरतायत. पण 1% म्हणजे पण एक माणूस जो मेलाय त्याच्यासाठी तो अख्खा माणूस मेलाय. तो अर्धा किंवा टक्केवारीने नाही मरत आहे. म्हणजे ज्यांचे आई वडील मेले ते तर ऑर्फन झाले ना, की असं आपण म्हणू नाही शकत तो मेला तो मेलाय, की कोण मरणार आहे असं नाहीये. 1% मध्ये कोणी पण 1% असू शकतो. त्याच्यामुळे त्याच्या फॅमिलीचा कंप्लीट लॉस होतोय. तर आपल्याला ते मॉर्टॅलिटी कमी करायची आहे. 1% पण मरून नाही द्यायची. आपल्याला ते माइल्डवर न्यायची आहे. म्हणून जेवढी व्हॅक्सिन घेऊ शकतो तेवढी आपल्याला घ्यायची आहे. आपल्याकडे हे कसं आहे, हे युद्ध पातळीवर आपण नेहमी वाचतो. युद्ध पातळीवर, वॉर फ्रंटवर एकदम हॉस्पिटल बांधलं जातंय, बेड तयार केले जाते, ऑक्सिजन आणलं जातंय. दिस इज लाइक अ वॉर अगेंस्ट कोविड. दिस वॉर अगेंस्ट द वायरस. तो इस वॉर में हमारे पास जो भी हथियार है, जे आपल्याला सापडते त्यांनी आपल्याला करायचे. आणि जसं आपण औषधं वापरतोय, औषधांची पण आपल्याला माहित नाहीये किती प्रमाणात अडवतायत. तरी पण आपण ते औषधं घेतोय, आपण प्रिकॉशन्स घेतोय, सगळं काय करतोय. त्याच्यामध्ये हे आणखीन एक हत्यार मिळाले आपल्याला, व्हॅक्सिन, ज्याची एफिकेसी 100% नसेल पण बऱ्यापैकी चांगली आहे, जे आपल्याला हॉस्पिटलाइज होण्यापासून वाचवणार आहे, माइल्ड आजारावर आणणार आहे, म्हणजे घरी राहून बरं होण्यापर्यंत आणताय. बऱ्याच लोकांना काही होत नाहीये त्यांनी, म्हणजे होणार नाहीये, तेवढी प्रोटेक्शन मिळणार आहे. तर वी वॉन्ट टू यूज दिस वेपन. लढाईत आपण असं नाही म्हणत की आता लढाई सुरू झाली आहे, पण मला काही हाय ग्रेड वेपन नाही मिळाले, मला ही साधीशी बंदूक दिली आहे, मी नाही लढाई करणार. लढाई सुरू झाल्यावर यू हॅव टू फाईट. You are not going to wait for a high class weapon. It will come, it might come. But till then, we have to fight with the best available weapon. And our vaccine, the best available weapon आहे. ज्याची efficacy जरी 100% नाहीये, तरी आता स्पुटनिक व्हीची 91% आहे. बाकीच्याची पण बऱ्यापैकी चांगली efficacy आहे. आणि कोविशिल्ड पण आता अंतर वाढवल्यावर efficacy पण वाढते. त्यामुळे आपल्याला घ्यायची आहे. कोवॅक्सिनची सुद्धा चांगली आहे. तर आपल्याला हे सगळे घ्यायचे आहेत. आपली efficacy वाढवायची आहे. त्याची efficacy आली की आपली पण प्रतिकारशक्ती वाढवायची आहे आपल्याला. तर उगीचच किती कमी आहे एफिकेसी असं म्हणू नका, की आहे की आपल्याला पाहिजे आहे. जसं आता कपडे, आपण असं नाही म्हणत ना, की मला काय एवढ्याशा कपड्याने काही थंडी कमी नाही होणार, तर मी कपडेच नाही घालत, की माझ्याकडे तो एवढा हाय व्हाईट स्वेटर नाहीये, साधाच आहे.
जे आहे त्यांनी पण कमी होणार आहे. एकदम कुडकुडण्यापेक्षा आहे त्यांनी आपल्याला बरं वाटतंय. तर तेवढे तरी घालणारच ना आपण. तसंच आहे आपल्याला ती व्हॅक्सिन घ्यायची आहे. त्याने फरक पडतोय. आपल्याला पाहिजे तितक्या प्रमाणात नाही पडत आहे, पण पडतोय. आणि प्रत्येकासाठी वेगळा पडतोय. तर दुसऱ्याचं बघून ठरवू नका तुम्हाला किती फरक पडणार आहे. म्हणजे बऱ्याच लोकांना होत नाहीये, बऱ्याच लोकांना माईल्ड होतोय किंवा थोडा नाही होत आहे, तर आपल्याला एफिकॅसी स्वतःची माहीत नाहीये. आपल्याला घ्यायची आहे आणि आपल्याला ह्या लढाईत भाग घ्यायचा आहे. आता आपण त्या एफएक्यूज कंटिन्यू करूया. आता आपल्याकडे सध्या 2 आहे. आता तिसरी पण आली. हे सगळ्यांची एफिकॅसी चांगली आहे. जसं मी बोलली आपल्याला पाहिजे तेवढी चांगली नाहीये. दे नॉट द बेस्ट व्हॅक्सीन अवेलेबल. बट हे व्हॅक्सीन वापरल्याने आपल्याला वेळ मिळणार आहे. आणि आपल्याला वेळेची गरज आहे या लढाईमध्ये. लढाईमध्ये कसं असतं आपल्याला शत्रूला मागे ढकलायचंय. शत्रू जो जोरात येऊन सगळ्यांना मारतोय, तो जर मागे ढकलला गेला, तर आपल्याला दुसरे वेपन्स ऑर्डर करायला, बनवायला वेळ मिळतो. ठीक आहे, म्हणजे विचार करा बेटर वेपन्स येईपर्यंत आपण व्हॅक्सीन, ड्रग्स जे पण अवेलेबल आहे त्यांनी या लढाईशी ह्या आपल्या शत्रूशी लढतोय. जसं बघा, जसं मी सांगितलं मेडिकल सिस्टम आणि हॉस्पिटल्स आणि हे सगळे जे काम करणारे आहेत ते एक्झॉस्ट झालेत. कारण ओव्हरवर्क करतायत ते, शिफ्टनी काम करत चाललेत. त्यांना पण रेस्ट पाहिजे. आपण म्हणजे आपण आहे ना एका दिवसात ऑक्सिजन कुठून तरी आणू. सगळे लोकं आपल्याला पाठवतील. पण डॉक्टर्स वगैरे पण लागणार आहेत. जर ते एक्झॉस्ट झाले तर एका दिवसात नवीन डॉक्टर कसे ट्रेन होणार? जे नवीन ट्रेनी त्यांना आणलं आपण तरी त्यांचा एक्सपिरियन्स इतका नसणार जे एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स आहेत. म्हणजे कसं काय एका दिवसात, एका महिन्यात ट्रेन होतील लोकं? त्यांना पण तर रेस्ट मिळाली पाहिजे. जसं आपण आजार ढकलून देतोय पुढे, तसं त्यांना पण थोडा वेळ मिळतोय. परत रिजनरेट करायला, पुनर्जीवन मिळतंय त्यांना, की त्यांची पण हेल्थ परत नीट येते, जे फुल काम करता येते कॅपॅसिटीने. सेकंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर एका रात्री डेव्हलप होते. एका रात्रीत हॉस्पिटल होते. पण एका रात्रीत झालेले हॉस्पिटल पेक्षा जर आपण वेळ घेऊन हॉस्पिटल बांधतो, तेव्हा ते जास्त चांगलं डेव्हलप झालेलं असतं. तर आपल्याला हे नीट डेव्हलप करायला वेळ हवा आहे. आणि आणखीन पण आहे माहितीये स्पॅनिश फ्लू आला होता, तेव्हा करोडोनी लोकं मेलेले. इंडियामध्ये पण 12.5 मिलियन्स लोकं मेलेले. की जेव्हा स्पॅनिश फ्लू आलेला 100 वर्षापूर्वी. भरपूर लोकं मरत होते. पण हा फ्लू तेव्हा तर व्हॅक्सिन नव्हती, तेव्हा काही सोय नव्हती, तेव्हा कुठलेही डेव्हलप नाही झाले. पण हा आपोआप हळू-हळू गेला. लोकांची प्रतिकारशक्ती वाढत गेली, इम्युनिटी सगळ्यांची आली आणि तो कंट्रोलमध्ये आला. हे आता पण होऊ शकतं, पण आपल्याला त्याच्यासाठी पण वेळ हवा. आणि ही व्हॅक्सिन मदत करते आपल्याला आपली इम्युनिटी थोडीफार वाढवण्यासाठी. तर आपल्याला या व्हॅक्सिनचा फायदा घ्यायचा आहे. मे बी नॅचरली कंट्रोल होईल, की आपल्याला ते व्हॅक्सिन किंवा आणखीन काही दुसरं डेव्हलप करायची गरज नाही पडणार. पण त्याच्या आधी आपल्याला स्वतःला कोव्हिड होऊ नाही द्यायचे, आपल्याला सगळे मरून नाही द्यायचेत लोकं. त्यामुळे तोपर्यंत आपल्याला व्हॅक्सिन घ्यायची आहे. आधी काय झालेलं, हे जे आपण सुरुवातीला आलेली, फर्स्ट लाट आलेली, तेव्हा एकदम सगळेजण प्रार्थना करत होते, की प्लीज वैक्सीन येऊ दे. सिर्फ प्रेयर्स होते की वैक्सीन डेवलप हो दे. अब क्या हुआ है? वैक्सीन तो आ चुकी है। अरे एकदम सगळे नो, 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 पता नहीं वैक्सीन कितनी काम करेगी, थोड़ी काम कर रही है, पूरे 100% काम नहीं कर रही है, पता नहीं साइड इफेक्ट क्या होगा, ये क्या होगा, लेनी है, नहीं लेनी है. म्हणजे लोकं आता खूप विचार करतायत, जरा अतिविचार करतायत. जर 100% काम नाही केलं तरी त्याची एफिकॅसी बऱ्यापैकी चांगली आहे, जी आपल्याला हवी आहे आणि अवेलेबल झालंय वॅक्सीन. आपले प्रेयर्स होते की वॅक्सीन मिळू दे, वॅक्सीन आली. तर आता आपण का एवढे हेसिटेट करतोय, घाबरून राहतोय? ते ना छत्रीसारखं आहे. आता जेव्हा पाऊस यायला सुरू होतो आणि आपण छत्री घेऊन जातो आणि पाऊस खूपच जोरात येतो, तेव्हा आपल्याला काय होतं छत्री घेऊन सुद्धा आपण भिजतो. खाली आपले पाय भिजतात. गुडघ्याखाली आपल्याला पाऊस येतच राहतो. तर आपण नाही म्हणत चला आहे काय त्याचं पण मी भिजलोच आहे, छत्रीच टाकतो, छत्रीच नको मला. तसं नाहीये एफिकॅसी कमी असेल, पण आपण वापरतो छत्री. त्याची पण 100% नसते. तरी आपण घेऊन जातो पाऊस आल्यावर छत्री. तसंच आहे. ह्याच्यात आपल्याला माईल्ड फॉर्म होईल. पण कमी होते ना कोव्हिडची कॅपॅसिटी आपल्याला त्रास द्यायची कॅपॅसिटी कमी होते. आपली एफिकॅसी ह्याची जरी कमी असेल तर माईल्ड फॉर्म होते. म्हणजे ती छत्रीसारखी आहे ही व्हॅक्सीन. आपल्याला बऱ्यापैकी कव्हर करते ती. आणि इकडे तर आपण ह्या फेजला आहोत. जिकडे ना थोडा-थोडा थेंब-थेंब पाऊस नाही येते. मोठा पाऊस येतोय. धो-धो वाढतोय. पूर आलाय. लाटेची लाट आहे ना आपण म्हणतो ते वेव्ह आहे. की अख्खी मोठी लाट येते. त्सुनामीसारख्या पूरसारखी येते. एक वेळ येईल जेव्हा हे पाणी रिसीड होत जाईल. नैसर्गिकरित्या जाईल. आपण सगळे रुटीनला जाऊ. पण तोपर्यंत आपल्याला लाटीला तोंड द्यायचंय आणि ह्याच्यासाठी ही व्हॅक्सीन खूप काम करणार आहे. ही आपल्याला प्रोटेक्ट करणार आहे ह्या लाटीमध्ये. आपल्याला सगळं काय वापरायचंय ह्या लाट अडवायला. तर सारखं-सारखं ना ते आकडे बघून एवढेच एकच माणसाला कसं त्याला झाला, हे घेऊन पण होते असा विचार नका करू. तर कन्क्लुजन आपण आता काय करतोय, टुडेची व्हॅक्सीन फुल प्रूफ नाहीये, 100% एफिकॅसी नाहीये.
पण सर्टनली कामाला येते, युजफुल तर आहे, बेनिफिशियल आहे. 100% नाहीये पण बेनिफिट आहे त्याचा. ते कोविड कमी करतंय आपल्या, माइल्डर फॉर्म देतोय आपल्याला. त्यामुळे जे इन्फॉर्मेशन मिळते ना आपल्याला WhatsAppवर, की हे काही नाहीये, व्हॅक्सिन मुद्दाम खपवायला बघतायत आणि काय तुम्ही बघा व्हॅक्सिन फ्री मिळते आपल्याला सरकारी ह्याच्यात. हे जे सगळे मिसइन्फॉर्मेशन आहे, हे व्हॅक्सिनची एवढीच पर्सेंट आहे, ह्याची तेवढीच पर्सेंट आहे, हे सगळं वाचू नका. हे बरीचशी माहिती प्रॉपर डॉक्टर्स कडून, व्हायरोलॉजिस्ट कडून अशा सोर्सेस मधून आली नाहीये. ही ऑथेंटिक नाहीये. ही ते लोकं देतायत मिसइन्फॉर्मेशन ज्यांना काहीही माहित नाहीये. ज्यांचे काही नॉलेज नाहीये, ज्यांचे काहीही अनुभव नाहीये, जे तेवढे शिकलेले पण नाहीयेत की व्हॅक्सिन बद्दल बोलतील. ते लोकं बोलतायत. आपल्या फॅमिलीला आणि स्वतःला वाचवा, प्रोटेक्शन द्या, व्हॅक्सिन घ्या. बघा सुरुवातीला जेव्हा मास्क आले तेव्हा ते एवढे ॲडिक्वेट नव्हते. पण आपण मास्क घालायचो, आपण हे सगळं घ्यायचो. त्यामुळे बऱ्याच लोकांना झाला नाहीये. आपण ते सगळं आपण हे पूर्ण वर्ष वापरलं. मग आता व्हॅक्सिन आली आहे जी ह्या सगळ्यापेक्षा जास्त काम करते. तर ही व्हॅक्सिन अजून एक हत्यार आहे. ते घ्या, ते वापरा आणि लढा. आणि त्याच्यावर हे लक्षात ठेवा, व्हॅक्सिनची एफिकॅसी आपल्याला हवी तशी 100% नसल्यामुळे जरी व्हॅक्सिन घेतलं तरी आपल्याला हे कोव्हिड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वापरायचंय. जास्तीत जास्त घरी राहा, उगीचच बाहेर जाऊ नका. डबल मास्क वापरा. डबल मास्कमध्ये काय करायचंय, जमलं तर 1 तर 2 क्लॉथ वापरायचे आहेत किंवा आतमध्ये तो डिस्पोजेबल घालून त्याच्यावर जर क्लॉथ टाईट आणला तर डिस्पोजेबल आत ना बऱ्यापैकी ते नाकावर टाईट सील देतो. किंवा मग जर N95 वापरला तर डबल मास्किंग नाही करायचं. हँड सॅनिटायझर किंवा साबण जसं आपण बोलत होतो साबणाने हात धुवा 40 सेकंड पर्यंत ते करा. बाहर गेले तर हँड सैनिटाइजर यूज करा. टच कंट्रोल करा, यानी स्पर्श नका करो. जिस चीज को बार बार डोर नॉब लिफ्ट के बटन स्पर्श होता है उसे टच करते वक्त अपने उंगली से करने से बजाय एल्बो यूज करा. सोशल डिस्टन्सिंग जो हमने पहले भी आपको ट्रेनिंग दी थी की डिस्टन्स पाळा, 2 मीटर लांब राहा लोकांपासून, लोकांच्या उगीच जवळ उभं नका राहू. हे सगळे वापरा. आणि जर तुम्हाला कुठलीही शंका आहे तर ऑथेंटिक ऍडवाइस घ्या, एक्सपर्ट्सची ऍडवाइस घ्या, कन्सल्ट करा. कुठलेही येणारे फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि सोशल मीडियावर येणारी माहिती व्हेरिफाईड माहिती नसते, अफवा असतात. ते प्रत्येक व्हॅक्सिन बद्दल नवीन नवीन अफवा येत राहतात ज्या खऱ्या नसतात. जे एक्सपर्ट पण नाहीये, जे उगीचच जसं आपण आधी कॉन्फिडन्सच्या वेळी बोललो, कुठलेही पॉलिटिशियन काहीतरी बोलतो जो एक्सपर्ट नाहीये त्या फील्ड मधला किंवा कुठलेही मीडियावाले बोलतायत जे एक्सपर्ट नाहीये त्या फील्ड मधले, त्यांचे सल्ले ऐकून घाबरून जाऊ नका. ऑथेंटिक ऍडवाइस घ्या. एक जबाबदार नागरिक व्हा आणि व्हॅक्सिन्स घ्या. तर आता तुम्हाला आपला जो हे व्हॅक्सिन हेजिटेसीचा प्रेझेंटेशन होता आणि आमचे जे FAQs होते ते संपले आहेत. तर आता आपण तुमचे काही डाउट्स आहेत का, क्वेश्चन्स आहेत का? तर हे Kiran, I think there are 2 questions in the chat box. Chat में ना, हाँ. From Sweta, and then we can do a round robin before we proceed to the next session. Okay. We can ask them to if they have any queries after taking these 2 questions in the text box. One second, let me read the question from the chat. आप लोग अपने सवाल जो है वो रेडी रखिए पूछने के लिए जब तक वो टेक्स्ट बॉक्स का सवाल देख रही हैं डॉक्टर किरण. ठीक है, मैं चाहूंगा कि सबको बीपी भाव, राजू भाव, इम्यूनो कंप्रेसेंट लोग, यानी जैसे मैंने अभी बोला ना, अगर इम्यूनो ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड है, वही है इम्यूनो सप्रेसेंट. यानी जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा नहीं है, ऑलरेडी सप्रेस्ड है. आपका वही क्वेश्चन है ना, अगर इम्यूनो सप्रेसेंट है तो क्या कर सकते हैं, तो उनको वैक्सीन लेनी है. तो ये श्वेता जी का प्रश्न है. श्वेता, यू कैन कम इन फॉर एनी फर्दर थिंग. हाँ श्वेता जी, तो वही जो क्वेश्चन है ना उसी का आंसर दे रही है मैं, आपके चैट वाला. तो उनको भी वैक्सीन लेनी है कि उनको सिर्फ उनका प्रॉब्लम ये है कि हम ये वैक्सीन पे अपनी इम्यूनिटी डेवलप होने की कोशिश करेगा ये वैक्सीन. तो शायद जितनी चाहिए उतनी इनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी. तो उनको ये बताना है कि आप जो वैक्सीन लोगे शायद उससे इतनी एफिकेसी नहीं मिलेगी आपको, आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि पता नहीं चलेगा उनकी कितनी है, उनकी जितनी कैपेसिटी है. इम्यूनो सप्रेसेंट है ना, ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी नहीं है, तो इतनी ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा, ये डेवलप नहीं होगा, ये उनको बोलना है. पर उनको कोई नुकसान नहीं है वैक्सीन लेके, तो वो वैक्सीन ले सकते हैं. ठीक है श्वेता, कोई और प्रश्न नहीं है कि आपका? तो आगे बढ़ेंगे. बीपी भाव नहीं आगे बढ़ सकते हैं. ओके. बीपी भाव, सुधाकर भाव, राजू भाव और बाकी लोग
आप लोग सवाल पूछिए, तभी दूसरे सेशन में चलने में फायदा है। हा, आपण पुढच्या सेशनला जायच्या आधी तुमचे काही पण प्रश्न असतील तर विचारून घ्या. हाँ बीपी भाऊ। नहीं है भाऊ सवाल। अच्छा, वेरी क्लियर। राजू भाऊ, राजेंद्र काले जो है वो बेचारे अभी बैटल कर रहे हैं, फैमिली में कोविड है, स्टाफ में कोविड है। कोई सवाल है राजू भाऊ? काही शंका आहे का तुम्हाला तर तुम्ही विचारू शकता. Even I don't know whether like you covered this already because there was like lot of network issues were there at my end. मतलब बहुत सारा नेटवर्क इशू था मेरे यहाँ पे, तो पता नहीं आपने ऑलरेडी कवर किया है कि नहीं. बट ठीक है, फिर पूछ सकते हैं. हाँ भाऊ, मुझे बात रखना है. हाँ हेलो. हाँ पल्लवी, आपके राजू भाऊ बोलिए. हाँ, तो इधर हमारे और ट्राइबल जो लोग हैं वो वैक्सीन नहीं ले रहे, तो बोल रहे कुछ 18 साल के बाद जो बच्चे लड़कों ने लसीकरण लिया था, तो लसीकरण लेने के बाद कुछ लोग बच्चे 2 लोग हमारे इधर मर गए, तो और भी उनके मन में ज्यादा ये हो रहा है इधर. तो ये लसीकरण करने के बाद ये होना नहीं चाहिए, तो लेकिन हो रहा है. उनका इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, बुखार ज्यादा आ रहा है, तो बुखार आने के तो डॉक्टर बोलते हैं तो 2-4 गोलियां देते खाली, और वो बोलते हो जाते हैं सीधा. तो बाद में वो मेंदू तक चला गया वो बुखार उनका. ओहो. तो ऐसे केसेस भी बढ़ रहे हैं कुछ जगह, तो इसलिए ज्यादा लेने की बजाय वो ज्यादा डर रहे लोग, तो उनमें ज्यादा ये हो रहा है. ये उनको लसीकरण की वजह से हुआ बुखार? लसीकरण करने के बाद हुआ है. हाँ, लसीकरण होने के बाद वजह से हुआ था क्या? हाँ, 2-4 दिन हो गया लसीकरण. कि लसीकरण करने के बाद, लसीकरण करने के बाद हुआ है. सॉरी, 2-4 दिन हो गए लसीकरण होने के बाद, 2-4 दिन के बाद. 4 डेज हुआ था, खाली 4 दिन. जो पैरासिटामोल लेके उन लोग ऐसे मर गए, ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि लसीकरण के बाद जो हो रहा है ना, तो उनको वो हेल्पलाइन नंबर भी देते हैं और उनका नंबर देते हैं जिससे वो एडमिट करा के लेते हैं. सिर्फ गोली देके रुकाते नहीं है बुखार पे. अगर वो बुखार ज्यादा बढ़ रहा है ना, जो मैंने कहा पैरासिटामोल लो, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनको माइल्ड बुखार आता है. जो साइड इफेक्ट्स है ना, थोड़ा बढ़ जाता है और रुक जाता है 1-2 दिन में. जो आप जैसे बोल रहे हो ना बढ़ रहा है, तो उसके साथ उन लोग ना, उनका वो जो हेल्पलाइन नंबर है ना, वो देते नहीं है. हेल्पलाइन नंबर जाते टाइम एडमिट कराते हैं. जाते टाइम है ना, हेल्पलाइन नंबर देते ही नहीं है, खाली 4 गोलियां देते हैं, लसीकरण कर देते हैं, आधा घंटा रुकवाते हैं, आधा घंटा रुकने के बाद पैसे से जाओ बोलते हैं. नहीं, तो आप क्या करना, जब भी आप वैक्सीन हेजिटेंसी पे उनको बता रहे हो ना, तो उनको ये भी बोलना है कि वो नंबर भी दिया जाता है, उधर से नंबर ले लेना, और आप भी नंबर लेना. जो हमारी कोविड हेल्पलाइन है ना सेंटर की, आप वहां पे भी कॉल करोगे ना, वो पहले दिन देते, जो बोलते हैं ना कि पैरासिटामोल ले लो, वो कैसे है कि आप अगर शाम को आ गए हो तो थोड़ा बुखार नॉर्मल है, तो गोली ले लो तो वो कंट्रोल में आ जाता है. और अगर बुखार बहुत बढ़ रहा है तो उनको शायद उसके वजह से है, ऐसे भी नहीं है ना, बाकी भी बुखार होते हैं या उसके वजह से भी हुआ, तो उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी. सिर्फ पैरासिटामोल लेके कैसे रुकेगा वो? तो उनको उस नंबर पे कॉल करना है, वो लोग एडमिट कराते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं. तो ऐसे घर में नहीं रुकना है. अगर बुखार जो बढ़ रहा है ना, तो अपना जो कोविड हेल्पलाइन नंबर है उस पे भी अगर आप कॉल करो ना, तो वो भी नंबर देते हैं आपके पास वाला सेंटर जहाँ आप ऍडमिट हो सकते हो. हाँ ताई, ठीक आहे. राजू त्याच्यावर भाऊ, आपण घरी उपचार नाही करायचे मेडिसिन घेऊन. नाही, घरी नाही करत, परंतु कसं आहे की आदिवासी लोकांनी एक तर लसीकरण घेतलं नाही, आणि घेतलं तर ते ताप आला ना, तर म्हणजे झालं काहीतरी म्हणून ते घरीच आपला अंधश्रद्धेमुळे बसतायत ते. हा, तर हे तेच आहे. त्याच्यावेळी तुम्ही वॅक्सिन घेताना त्यांना लगेचच्या लगेच तेव्हाच नंबर दिले गेले पाहिजे. तुम्ही सेंटरकडे पण बोलून घ्या, कारण त्यांनी जर दिले नाही तर ह्यामुळे ते आणखी नुकसान होत आहे ना. कारण हे खूप कमी लोकांचं होतंय की ताप वाढण्याची शक्यता. हे असं काय होतंय, जसं आपण सांगितलं की प्रत्येक गोष्टीचे थोडे साईड इफेक्ट असतात ना, एखाद्या दुसऱ्याला होतंय, पण जर तुम्ही एखादा दुसरा तिकडे निघाला तर त्यांनी लगेच उपचार करायचे. तर तुम्ही काय करा, ते ज्या लोकांकडे तुम्ही डील करताय ना, त्यांना आधीच नंबर द्या आणि लक्ष ठेवा की कोणाला तरी सांगून ठेवा की असं झालं की लगेच कॉल करायचे. जर 1-2 दिवसात कमी होत नाहीये किंवा खूप वाढतोय तर त्यांनी कॉल करायचा. राजू भाऊ, हाँ, आई वाज सेइंग कि देखिए ऐसा है ना कि जितना मैं भी जान रहा हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी डॉक्टर हैं, सीनियर पोजीशंस पे हैं, कहीं कहीं ये भी निकल के आ रहा है ना कि कुछ केसेस में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लोग, कि जिनको कोरोना है लेकिन सिम्टम उनका दिख नहीं रहा है, दबा हुआ है, और उनको पता नहीं है कि कोरोना है, या हल्का फुल्का उसको दबा के रखे हैं, और उन लोगों ने जाके जो वैक्सीन ले लिया, तो उस केस में कभी कभी इफेक्ट बहुत सीरियस हो जाता है.
ये कारण भी हो सकता है, उसमें वैक्सीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिस्टिंग कंडीशन हो सकता है, उसके बाद आपने वैक्सीन ले लिया। मैंने इसीलिए मैंने कहा एग्जिस्टिंग कंडीशन हो सकता है या कोई और भी बीमारी उसी टाइम हो सकती है हो सकती है। जो आप वैक्सीन से कनेक्ट कर रहे हो, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। घर में मेडिसिन जब नहीं होगा लेनी ना है। तब उन्होंने बोला ठीक है, हाँ बोलिए। बोलिए ना। तो उन्होंने क्या बताया कि निमोनिया निमोनिया का बताया था ना, हाँ। उन्होंने बोला कोरोना नहीं लेकिन निमोनिया हो गया है, उसके हाँ। पानी हो गया है उसके ऊपर, तो हाँ। वाटर ऐसा वैसा, वो बाद में वो फिर वो ऐसा नहीं बराबर है, वो कुछ ना उनके रिपोर्ट में कंडीशन निमोनिया आ है। गया। हम लोग को जब तैयारी करनी है कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस करने की ना राजू बाबू, तो हम लोगों को ये चीजें रखनी पड़ेगी हाँ। बहुत क्लियरली। और साथ में मैं डॉक्टर किरण को बताना चाह रहा था कि कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं ना जहाँ पर कि ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत अधिक है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इवन समझाने में। जैसे गुजरात में जब हम लोग बात करेंगे, आज मैं देखने आया था कि ये सेशन कैसा चल रहा है, तो लैंग्वेज के तौर पे खास करके, तो वहां पे तो और गजब गजब का भ्रांति है, गजब। और ट्राइबल एरियाज में तो बहुत ही क्लियर है लोग कि ये मारने की तैयारी है गवर्नमेंट की। इस वजह से वैक्सीन निकाला उन्होंने, क्योंकि कोविड बहुत तेजी से फैला है गाँव में और खास करके ट्राइबल एरियाज में, उनको अवेयरनेस है ही नहीं। कहीं कहीं तो ये कहानी है, वो बोल रहे हैं कि इस सीजन में तो लोग मरते ही हैं और ये एक तरह का जॉन्डिस है, इसीलिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इस तरह की चीजों में आप संघर्ष कर रहे हो जब इतना बड़ा महामारी है, तो इसलिए राजू भाव का जो सवाल है वो उसको टच करता है कि लोगों को अवेयरनेस लाना आसान नहीं है और हम लोग को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी राजू भाव, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने भी डिले किया था ना। उन्होंने एक सवाल कहा ना कि ज्यादा जानने वाले भी ज्यादा बेवकूफ बनते हैं, तो मैं उसमें से था। मुझे डर लग रहा था कि मुझे नहीं लेना है, जब मैं ठीक हूं तो जबरदस्ती का अपने ऊपर क्यों ले लूं आफत। फिर मैं जाकर के लिया और अपनी वाइफ को भी दिलवाया एक साथ। मेरे को 2 दिन 100 बुखार आया, हाथ में दर्द था, बॉडी पेन था, ठीक हो गया। मेरी वाइफ को 103 तक गया बुखार 2 दिन, है ना। उसके बाद फिर तीसरे दिन से सब ठीक होने लगा और विद इन 5 to 6 डेज एकदम कंप्लीटली नॉर्मल हो गए। तो ये किसी भी वैक्सीन में, चाहे आप कोई वैक्सीन लो, कोई ना कोई ऐसा फर्क पड़ता है। तो हम लोग को खुद अपने से ले करके अपनी कहानी लोगों को बतानी पड़ेगी उनकी भाषा कि क्या होता है। अपने तस्वीर को सर्कुलेट करना पड़ेगा गांव में कि भाई हमने लिया है, आप देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही जब आप लोगों ने लिए है, एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं वही है। संतुष्ट लोग अपने सर्कुलेट करेंगे ना कि देखो भाई मैंने वैक्सीन लिए, 2 डोज लिए, तो उसके बाद उनको लगेगा चलो हम भी लेते हैं। बराबर। हाँ राजू, कुछ बोलना चाह रहे हो? तुम भी Excuse कोरोना me? वॉरियर। एक्सक्यूज नहीं, मी, राजू साठे की बात कर रहा हूँ। Yes, Dr. Butch. हाँ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बिमल बुच, हाँ। मैं इंटेलिजेंस में बतौर डायरेक्टर क्लिनिकल एंड ट्रेनिंग ऑपरेशंस काम कर रहा हूँ। हाँ जी। और ये जो बातें बहुत बढ़िया चल रही है। एक तो आपने ये बताया कि गलत गलत ख्याल बहुत हैं और गवर्नमेंट एक अकेले अपने आप से कुछ नहीं कर पाएगी, और जिनका भी ट्राइबल एरिया में और इग्नोरेंट एरिया में रीच है, पहुंच सकते हैं, उन लोगों को काम करना होगा, तब जाके कुछ होगा। और जो आप बता रहे हैं ना, बुखार आना है, ये तो ऐसा है कि बॉडी रिएक्ट करता है। जब भी कोई विषाणु कीटाणु हमारे शरीर में दाखिल हो गए तो बॉडी रिएक्ट करता है, और बॉडी रिएक्ट करे तभी तो उसको मारने वाले पदार्थ बन सकते हैं। तो ये तो अच्छी साइन है। अगर आपको कुछ बुखार आया, कुछ ये हुआ, हालांकि किसी को 103 तक पहुंच जाता है, ऐसी ही बात है, और कुछ लोगों को 4 से ज्यादा पैरासीटामोल की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन इनमें से कोई भी जानलेवा नहीं है। और तीसरे चौथे दिन जानलेवा हुआ, उसका मतलब यही है कि कुछ और कारण है। क्या कारण था, निमोनिया था, ये था, वो था, हम यहाँ बैठे कुछ नहीं कह सकते। जिन्होंने देखा वो कुछ कह सकते हैं, लेकिन सीरियस रिएक्शन आधे घंटे में आ जाना चाहिए। आधे घंटे के बाद जानलेवा सीरियस रिएक्शन नहीं आता है। एकदम सही बात है। मैं तो खुद महसूस कर चुका इसको। और मेरे मॉम डैड ने लिया, वो करीबन 80 हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। तो डिपेंड करता है कि हर आदमी के ऊपर उसका रिएक्शन कैसा है। हमें लोगों को बताना होगा अपने तरीके से, वो जिस भाषा में समझते हैं। Yes.
थैंक यू डॉक्टर बिमल। अभी राजू साठे कुछ बोलना चाह रहे हो? ठीक हो गए कि नहीं आप? उससे पहले कैन और भी check the chat चैट वाले, हाँ questions? Can we please, Dr. Kiran, please address the questions in the chat. यस, हाँ Thank you. कि बट drug लेट अस टेक interaction- राजू वाज रेडी फॉर सम टाइम, तो राजू का कोई सवाल है हाँ। लेकर के चैट में जाते हैं। संकल्प से मैं सपना बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। मुझे ये जानना था कि जैसे कि कोवैक्सीन के लिए 4 से 6 आठवड़े में हो रहा है, वीक्स में, तो पहले ऐसा ही था क्या? कोवैक्सीन के लिए भी 28 दिन ही दे रहे थे, तो अभी थोड़ा उसमें बदलाव हुआ है क्या, ये जानना था। कोविशील्ड में बदलाव किया? कोविशील्ड में बदला है। कोवैक्सीन अभी भी उतना ही टाइम है, 28 दिन बाद लेना है। कोविशील्ड का बदला है। जो पहले कोविशील्ड भी 28 दिन में दे रहे थे, क्या उसका इफेक्ट कुछ है क्या? क्या अभी भी बदला है? जैसे कि मैंने कोविशील्ड लिया है, हमने पहले लिया है तो मैंने 28 दिन में ही लिया है। तो उससे क्या हुआ, अभी कैसे ट्रायल, जैसे हमने बोला कि ट्रायल चल रहे हैं, लोग ले रहे हैं, तो उसमें क्या इनको पता चला है कि 28 दिन में जितना हो रहा है ना, उससे ज्यादा फायदा हो रहा है, यानी एफिकेसी बढ़ रही है जितना टाइम लगा है। तो इसलिए 28 दिन से थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। ऐसे नहीं है कि 28 दिन लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने तो 28 दिन ही लिया है। यानी मेरे साथ वाले जो बहुत सारे डॉक्टर्स है, उन्होंने 28 दिन ही लिया है, क्योंकि तभी 4 हफ्ते था। और उनमें से कई लोगों को ऐसे कोविड हुआ भी है, जो माइल्ड हुआ है, नहीं हुआ है, एकदम माइल्ड हुआ है, जिनको ज्यादा हो सकता था। तो यानी ऐसे नहीं है कि तुमने, आप लोगों ने अगर 28 दिन में लिया तो कुछ प्रॉब्लम है, उसकी भी एफिकेसी है, पर थोड़ी सी ज्यादा चेंज हो रही है। पर अगर थोड़ी ज्यादा चेंज हो रही है तो हमें वो ज्यादा वाला फायदा लेना है, इसलिए हम टाइम बढ़ा रहे हैं। तो सपना अभी ऐसा है ना कि पहले 28 से 30 दिन बोल रहे थे ना, कोविशील्ड का अभी उसको 8 वीक किया है, 8 वाला अभी 12 किए हैं, 12 भी कर दिया, 12 कर दिया। हाँ, तो क्योंकि वो अगर एफिकेसी आपने ऐसे 1-2% से भी बढ़ रही है तो बहुत फायदा हो रहा है ना। फायदा हो रहा है, तो हाँ, आपने अगर तो अभी वो बढ़ा फर्स्ट रहे। डोज लिया है, ठीक है सपना, आपने फर्स्ट डोज लिया है, हाँ। अभी आपका सेकेंड डोज बाकी है? नहीं, दोनों हो गए, इसलिए पूछना था कि हाँ, तो मैंने भी लिया है, वही मैंने आपको तो बोला। पहले तो 28 दिन में ही चलेगा। लिया लोगों ने, लेकिन हाँ। अब जिनका फर्स्ट डोज हुआ है वो 8 वीक के बाद ले सकते हैं। 12 वीक 12 वीक 12 वीक, सॉरी 12 वीक। अच्छा, वही पूछना था, मुझे कुछ प्रॉब्लम वगैरह। ठीक, नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैंने भी 28 दिन में लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चैट बॉक्स का क्वेश्चन एक सेकेंड ना, चैट बॉक्स के क्वेश्चन पहले देखते हैं। हाँ, तो अभी इन्होंने किसी ने राहुल ने अच्छा। पूछा है कि क्या कोई नोन ड्रग इंटरेक्शन या कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है? तो ड्रग इंटरेक्शन में ऐसे कहा जा रहा है कि जो लोग ब्लड थिनर पे है, यानी बहुत सालों से ब्लड थिनर्स पे है, उनको एक बार कंसल्ट करना है कोवैक्सीन लेने से पहले, और कोविशील्ड से भी। यानी आप ले सकते हो, क्योंकि अभी मेरे माता पिता है जिनको ब्लड थिनर चालू है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन जिनको चालू है, पर उनको अभी अलाउ किया है, उन्होंने लिया भी है, दोनों डोज ले लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो सिर्फ अगर आपको कोई मेजर ब्लड थिनर है जिसमें आपके प्लेटलेट्स बहुत कम हो रहे हैं, बहुत सालों से चालू है, ऐसे कुछ है, तो आपको एक बार कंसल्ट कर लेना है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन तो हमने पहले ही बोला कि अगर कोविड आपका चालू है, आपको अगर ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो आपको नहीं लेना है, अभी 3 महीने बाद लेना है। या कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन है तो 4 से 8 हफ्ते बाद लेना है। गर्भवती महिलाओं को नहीं लेना है, ये इसके बाद वाला भी क्वेश्चन है, उनको नहीं लेना है। तो ये जो नॉन कॉन्ट्राइंडिकेशन जो मैंने अभी कवर किए, ये आपको चार्ट भी, आपको प्रेजेंटेशन ये मिलेगा, तो इसमें जो कवर्ड है वो तो है ही, पर कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है जिसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। यानी जैसे मैंने कहा, ब्लड थिनर्स वालों को कंसल्ट कर लेना एक बार कि हमारी ये दवाई चालू है, जिसके वजह से अगर कभी क्या होता है कि अगर ब्लड थिनर बहुत सालों से चल रहे हैं तो थोड़ी प्लेटलेट काउंट कम होती है उनकी, तो उनको एक बार कंफर्म करना है कि अब भी लेना है या कुछ करना है। या जिनके हीमोफीलिया ऐसे है जिसके वजह से ब्लड थिन ही रहता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या है कि जो इंजेक्शन साइट है ना, वहां पे उनको हिमाटोमा या थोड़ी सूजन ज्यादा आ सकती है या कुछ हो सकता है, तो उसके लिए आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ऐसे कुछ चल रहा है तो। और एलर्जी है अगर, तो आपको साइट पे भी मिलेगा, या फिर आप जो दे रहे हैं ना उनको ये पास भी रहता है, वो कौन से उसके अंदर है, तो उनको सबको, जिनको एलर्जी है उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनको वैक्सीन लेना ही नहीं है। यानी ट्राई करके नहीं देखना है, लेना नहीं है। अगर उसकी एलर्जी, आपको जो वैक्सीन में जो भी यूज किए जाते हैं सब्सटेंस, उसकी एलर्जी है तो वैक्सीन नहीं लेना है, तो उनको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वैक्सीन। ठीक है राहुल जी, कुछ और डाउट है आपको? आपका समाधान हुआ? जी धन्यवाद। ठीक है, तो पल्लवी जी, आपका प्रश्न है कि गर्भवती महिला या पीरियड्स में,
तो इसमें मैं बोल सकती हूँ गर्भवती महिला के लिए इंडिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उनको नहीं लेना है फिलहाल। तो जो फिलहाल गाइडलाइंस आए हैं तो ये तीनों वैक्सीन नहीं लेने। और पीरियड्स के लिए जो आपने पूछा है, पीरियड्स के लिए कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इनफैक्ट ये मैं बोल सकती हूँ क्योंकि जब भी फर्स्ट वैक्सीन ली उस दिन मेरे भी पीरियड्स आए थे, और मेरी जो SMS आता है ना, पहले हमारा कैसे था डॉक्टर्स के लिए कि इस दिन आके लेके जाना, तो उस दिन मेरे आए थे और मैंने लिए हैं और मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और हमारे गाइडलाइंस में भी पीरियड्स के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। पल्लवी जी हो गया ना आपका? यस, श्वेता दामले जी, श्वेता, हाँ उनको सवाल पूछना है। श्वेता जी, आप पूछ सकते हैं। हाँ, थैंक यू। सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मुझे ये पूछना था कि अगर आपको सर्जरी करनी है तो वो शेड्यूल सर्जरी आपको दोनों वैक्सीन के बाद करना चाहिए, एडवाइजेबल है, या एक वैक्सीन के बाद करने से भी चल जाएगा? मैं जवाब दूं इसका? हाँ डॉक्टर घोष। हाँ, आपका कहना यह है कि अगर किसी को कोई सर्जरी करवानी है तो पहला तो ये है कि जब ज्यादा केसेस कोरोना के आ रहे हैं तब प्लान्ड सर्जरी ना करे तो अच्छा है। चाहे वैक्सीन ली हो, चाहे वैक्सीन ना ली हो, चाहे एक डोज लिया हो, चाहे और ऐसी सर्जरी करते भी नहीं है। और इमरजेंसी सर्जरी में तो फिर क्या है कि चाहे आपने वैक्सीन ली हो, ना ली हो, एक डोज लिया हो, 2 डोज लिए हो, कुछ भी हो, इमरजेंसी सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी। तो इसका जवाब यह है कि हालांकि कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अवॉइड इसलिए करते हैं कि पहला ये कि आपको ये भी बताया कि जो कोई अस्पताल में भर्ती हुआ हो उसको वैक्सीन 3 महीने तक नहीं लेना है। तो सर्जरी करनी है तो भर्ती तो होना पड़ेगा। तो ऐसी सर्जरी मतलब स्टिचेस विचेस लेना है, गिर गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना बड़ी सर्जरी ना करें तो अच्छा है। और इमरजेंसी सर्जरी के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, और आपको जब करवानी है आप करवा सकते हो। ठीक है, जब करवानी है नहीं मतलब आपको जब जरूरत पड़े करवा सकते हो। प्लांट सर्जरी वैसे भी नहीं करनी है ऐसे एपिडेमिक के टाइम में, तो वैक्सीन ली हो ना ली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं करवानी है। थैंक यू। श्वेता, कोई और प्रश्न है आपका? नहीं, थैंक यू। प्रतिमा कामले जी का सवाल है चैट बॉक्स में। ऐसा कहा जाता है कि कि पीरियड्स में इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इम्यूनिटी कम होने के बाद वैक्सीन नहीं कर सकते। ऐसे कुछ है नहीं कॉन्ट्राइंडिकेशन। मैंने जैसे पहले भी बोला कि ऐसे कोई ना, ऐसे बहुत सारे मिथ्स है कि इसमें ये नहीं कर सकते, ये है तो वैक्सीन मत लेना। ये सब ऐसे ऑथेंटिक कोई सोर्स नहीं है जिसमें ऐसे कहीं कहा है कि पीरियड्स में इम्यूनिटी कम होती है या वैक्सीन मत लो, ऐसे कुछ। जैसे मैंने कहा, मैंने खुद ली है तो मैं ऐसे गारंटेड आपको बोल सकती हूँ। मैंने वैक्सीन लेने के बाद, इनफैक्ट मुझे ना फर्स्ट वैक्सीन के बाद हाथ में जो पेन हुआ ना, जहाँ वैक्सीन दी है वहां का हाथ का पेन छोड़ के बाकी प्रॉब्लम भी बहुत कम हुए जब भी मैंने फर्स्ट वैक्सीन पीरियड्स के टाइम ली थी। और सेकेंड वैक्सीन तो उसका टाइम के बाद आने के कारण वो टाइम नहीं था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। इनफैक्ट ये भी कहा गया था, जैसे आप बोल रहे हो ना इम्यूनिटी कम होती है पीरियड्स में इसलिए मत लो, आप लोगे तो आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, आगे जाएंगे, ऐसे भी बहुत सारी चीजें कहा गई थी। वैसे कुछ होता नहीं है, यानी 1-2 जन का अगर पीरियड आगे भी चला गया है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। वैक्सीन की वजह से हुआ होगा ऐसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ली है। तो ये मैं खुद के सिर्फ, यानी ये कहा भी नहीं गया, हमारे गाइडलाइंस में भी नहीं है और मैं एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ। वर्ल्ड लिटरेचर में नहीं है हाँ, कि कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो हाँ, ये कुछ कहा सुनी बातें हैं। और इसलिए मैं एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। हमें ऐसी रूमर्स से लड़ना है। करेक्ट। गुड, नाइस इंटरेक्शंस। और कोई और किन्हीं को सवाल नहीं है तो अगले सेशन पे जाएंगे। और हम लोग साथ में आप लोग को बता दें कि इंटेली हेल्थ के साथ हम लोग जुड़ेंगे, इसके लिए ये पहला प्रयास है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम लोग बात कर रहे हैं, आगे अगर साथ में जाएंगे तो हमेशा हम लोग मिलके ही काम करेंगे। तो घबराने का नहीं है कि सारे सवाल आज ही आप नहीं पूछ पा रहे हैं। ठीक है, मुझे एक और सवाल पूछना है नीलेश, जी, पूछूं? जरूर। I'm sorry। नहीं, पूछिए।
मुझे ये पूछना है, कल मैं एनडीटीवी पे वो सोनल का वो प्रोग्राम देख रही थी जहाँ वो पैनलिस्ट्स को बुलाती हैं, और यूएस में दे आर मिक्सिंग 2 वैक्सीन्स टू इंक्रीज एफिकेसी। तो ये मतलब ये क्या है, मुझे समझना है। इसका कोई संस्कार नहीं है अभी के इसमें, लेकिन चूंकि वो कल ही हुआ इसलिए ये क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि क्या, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। डॉक्टर लोग सही भी में बता तो सकते सही हैं। में ये बात है कि 2 वैक्सीन आपको मिक्स नहीं करना है। अगर आपने एक वैक्सीन ली तो उसी का दूसरा डोज लेना है। दो वैक्सीन अलग अलग सी लेने से फायदा होगा ऐसा नहीं है। आप जो कह रही है ये स्पुतनिक में यूएस में नहीं, रशिया में है ऐसा कि स्पुतनिक में जो 2 डोज की वैक्सीन है उसमें दोनों में अलग अलग एंटीजन रखे गए हैं। लेकिन वो इसलिए रखे गए हैं कि पहले डोज में एक एंटीजन के सामने एंटीबॉडी बन जाए और दूसरे में दूसरे के लिए बन जाए, तो बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स इसका मिल सके, ये सोच के करा गया है। और इसीलिए एफिकेसी उसकी 90% से भी ज्यादा है, ऐसा कहा गया है। आगे जाके तो जितना निकलेगा वो देखेंगे, लेकिन 2 मिक्स करने से कुछ ज्यादा फायदा वैसे होता नहीं है। और इसके एंटीजन है जो, वो दोनों एंटीजन को मिक्स करके ही पूरा फायदा मिल सकता है। लेकिन इन्होंने 2 अलग अलग डोज में बनाए हैं, बाकी दो अलग अलग वैक्सीन मिक्स करने से फायदा नहीं है। अच्छा, एक और पूछना था, ये जो अभी नए नए म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो अपने पास जो दो वैक्सीन्स हैं, 3 वैक्सीन्स हैं, वो इफेक्टिव हैं सारे स्ट्रेन्स के लिए? हाँ, अभी तक के स्ट्रेन्स के सामने तो इफेक्टिव हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रेन के सामने 100% इफेक्टिव नहीं है। तो ये हो सकता है, हाँ, ये हो सकता है कि वैक्सीन लेने के बावजूद आपको इन्फेक्शन लग सकता है, लेकिन इफेक्टिविटी जो प्रोटेक्शन मिलता है, जैसे 70% 80% मिल गया, तो वो हाल में मौजूद जितनी स्ट्रेन है उन सब के सामने मिलता है। आगे आएगी उसके बारे में पता नहीं। और ये जो ब्लैक फंगस के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, ये इनके सिम्टम्स कैसे हैं और ये कैसे पकड़े जाएंगे, और क्या इनको भी अर्ली डिटेक्शन से फायदा होगा? हाँ, क्योंकि एस्टिमेटेड 1500 केसेस महाराष्ट्र में हैं एंड दे आर ऑन द राइज। अच्छा, मैं बताऊं आपको, ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, ये ऐसी फंगस है जो हर जगह मौजूद है। मेरे शरीर पे मौजूद है, आपके शरीर पे मौजूद है, मेरे कमरे की हवा में, धूल में मौजूद है, आपके यहाँ भी मौजूद है, हर जगह मौजूद। तो आमतौर पर यह ब्लैक फंगस कोई डिजीज नहीं करती है, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे कि कोरोना में होती है, वैसे भी इम्यूनिटी कम होती है, ऊपर जाके हमें कभी स्टीरॉइड देना पड़ जाए तो स्टीरॉइड से भी कम होती है। तो ऐसी वजह से, और बीमारी, कोई भी बीमारी आपकी इम्यूनिटी कम करेगी। कोरोना तो और ज्यादा करती है, स्टीरॉइड इससे भी ज्यादा कर देगी। तो ऐसा सब कुछ इकट्ठा होते होते क्रिटिकल लेवल का बहुत सारे लोगों का आ जाता है, और जो म्यूकरमाइकोसिस वैसे हमें बीमारी नहीं देती थी, वो बीमारी देने लगती है। म्यूकरमाइकोसिस 2 तरफ जाती है। एक तो नाक से लेकर के शुरू होती है, हमारी सांसें उसमें से जाएगी बिल्कुल। तो नाक के जो साइनसेस है, या नोस्ट्रिल्स है, या गले का ऊपर का भाग है, या फिर वो साइनसेस से होते हुए ये खोपड़ी के बेस से होते हुए दिमाग में भी जा सकती है। तो ऐसे में आपको इन्फेक्शन के सिम्टम्स तो ये होंगे कि यू विल हैव कंजंक्टिवाइटिस, थोड़ा बहुत आंखें लाल होती है, वहां से शुरू होता है, फिर स्वेलिंग आती है, फिर हेडेक हो सकता है, बुखार हो सकता है, नाक में से पानी काला डिस्चार्ज या खून बह सकता है, और अगर वो दिमाग में जाए तो फिर उल्टियाँ, बुखार, हेडेक, बहुत सारा हेडेक, और मेनिंजाइटिस के
लक्षण भी हो जाएंगे। और अगर वो नाक में ट्रैप नहीं हुआ तो फिर वो फेफड़े में जाएगा, तो फेफड़े में जाएगा तो न्यूमोनिया के लक्षण आएंगे। सांस फूल जाएगी, बुखार रहेगा, और वैसे भी सांस जल्दी जल्दी चलेगी, और बलगम आएगा। बलगम में आपको काली फंगस भी निकल सकती है और खून भी निकल सकता है। तो ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट है ट्रीट करनी। तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। और ये आपने बिल्कुल सही बताया कि अगर जल्दी जाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर पोस्ट कोविड किसी ने सबको नहीं, जिन्होंने स्टीरॉइड ली है, इंजेक्टेबल ली है या गोली ली है, या किसी को ऑक्सीजन पे रखना पड़ा है, तो ऐसे लोगों को अगर मैंने जो बताया वैसे लक्षण दिखते हैं, आंखें लाल हो गई हो, या सांस फूल रही हो, या सर दर्द हो रहा हो, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर ही डायग्नोसिस करेंगे, और फिर वो भी हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बायोप्सी लेने के बाद, लेबोरेटरी में भेजने के बाद ही पता चलेगा कि ये म्यूकरमाइकोसिस है कि नहीं है। लेकिन यस, जल्दी से जल्दी जाने से फायदा हो सकता है, वरना आपको सर्जरी भी करवानी पड़े, और बहुत महंगे वाले 60 इंजेक्शंस भी देने पड़े, और फिर पता नहीं क्या हो। सो यस, इट इज अ ड्रेडेड डिजीज। उसके रिस्क बहुत है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं होता है। ओके, क्लियर? थैंक यू या। और एक चीज मैं बताऊं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बाद में भी पूछ सकते हैं। bimalbuch@intellihealth.org ये मेरा ईमेल आईडी है। किसी को लिखना है तो bimalbuch bimalbuch@intellihealth.org। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 982598 चैट बॉक्स में डॉक्टर साहब डाल देंगे तो चैट सब बॉक्स कोई। में, हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो। अब मेरा सजेशन है कि हम लोग दूसरे जो सेशन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ऑन एडवाइस एंड वो उसके नीलेंदु ऊपर सर, हाँ जी, नीलेंदु सर, मैं आशा ताई बोल रही हूँ हलवा से। मैंने हाँ। चैट बॉक्स में एक सवाल डाला है, आप देख लीजिए। हाँ, सर हाँ। से पूछिए कि वो लेडीज वैक्सीन ले सकते हैं क्या? एज 75 के ऊपर है ऊपर लेडीज है, का, उनका एक्सट्रोटेन और कोरल कैल्शियम चालू है। हाँ, तो क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं डॉक्टर साहब? मैं देख लूं। हाँ सर, देखिए। एज अगर 75 से ऊपर है लेडीज का और उनको 2 दवाई चालू है, एक्सटोर्टेन और कोरल कैल्शियम टैबलेट चालू है, तो क्या वो 75 साल के ऊपर की महिला वैक्सीन ले सकती है? ये सवाल है। हाँ, ले सकती है। ले सकती कोई है, प्रॉब्लम नहीं है ना सर? ना, बिल्कुल नहीं है। नहीं। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेशन। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर किरण और आप लोग के आप लोग आगे ले जाएं नेक्स्ट सेशन को प्लीज। सवाल अपने आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करते रहिए, हम लोग दे लेंगे। Thank you, Dr. Kiran and Dr. Buch, for giving such an informative session. Now I will request Kavita to take us to the next session, जहाँ पे हम IVR के बारे में बात करेंगे। Thank you so much, Aparna. You'll be sharing your सभी को मेरा नमस्ते, सगळ्यांना माझा नमस्कार। मी डॉक्टर कविता पुराणिक, इंटेलिहेल्थ सोबत प्रोजेक्ट मैनेजर म्हणून काम करते। अभी जैसे नीलेंदु सर है, श्वेता मैम है, सपना जी है और आता आशा जगदाळे तुम्ही पण आहात। या सेशननी तुम्हाला म्हणजे इतके प्रश्न पण आले, सगळ्यांनाच प्रश्न आले आणि त्याच्यावर आपल्याला डॉक्टर बुच कडून तोडगा पण मिळाला आणि आपल्याला बरेच काही प्रश्न होते ज्याच्यावर आपल्याला इच्छा होते की डॉक्टरांशी बोलावं आणि त्यांच्याकडनं काय चोख सल्ला आपल्याला मिळावा। सध्याच्या कोविड काळात कसं होतंय की सगळ्यात जास्ती गरज ही विश्वसनीय वैद्यकीय सल्ल्याची आहे, हे तुम्ही पण बघू शकता। आता जेव्हा डॉक्टर बुचने तुम्हाला सांगितलं की ते ज्या 75 वर्षांच्या महिला आहेत त्यांना वैक्सीन घेऊ शकतात की नाही, आपणच विचार करू शकता की आपलेच हमारे ही इतने
अनगिनत सवाल हैं, तो हमारे साथ काम करने वाले क्राई के और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस के फील्ड पे जो लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले लोगों को ऐसे और कितने अनगिनत सवाल आएंगे कि वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, उससे रिलेटेड कितने तो भी सवाल, कोविड के संदर्भ में और बहुत से सवाल। ये हर ही रोज कोई ना कोई नई इंफॉर्मेशन आते जा रही है। जैसे दामले मैडम भी बोल रही थी कि कल ही कुछ नई न्यूज आई है। अभी इसके चलते हर जगह इतनी अनरिलायबल इंफॉर्मेशन और मिथ्स चले जा रहे हैं। तो इसी सभी को एड्रेस करने के लिए, जैसे आप इस सेशन में जुड़ पाए और डॉक्टर बूच से सलाह ले पाए, इसी को आगे ले जाके हमने आरोग्य संपदा एक हेल्पलाइन शुरू की है। इस हेल्पलाइन को अभी 3 हफ्ते हो चुके हैं, जहाँ पे इस नंबर पर कॉल करने के बाद, जैसे अभी डॉक्टर बूच आपको सलाह दे पाए, वैसे हमारे बाकी डॉक्टर्स भी आपको वैक्सीन से रिलेटेड, कोविड, आपको कोई अगर सिम्टम्स हो रहे होंगे, आपके घर में अगर कोई है जिनको सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको पता नाही आहे, मला माहिती नाही की ह्यांना काय सल्ला द्यावा, माझ्या घरी आजी असतात किंवा माझ्या घरी वयस्कर आई बाबा आहेत, त्यांना वॅक्सिन घेऊ शकतात की नाही, किंवा त्यांना सध्या डायबिटीज आहे, हायपरटेन्शन आहे, कोविडच्या देखत बरेचसे इतर जे आजार आहेत त्यांच्याकडे पण सध्या दुर्लक्ष होत चाललं आहे. म्हणजे त्या आजारांना टॅकल करण्यासाठी आपण बाहेर पडत नाही, तर मग त्या संदर्भात कोणाला कुठल्या डॉक्टरशी आपण बोलू शकलो तर तुम्हाला पण लक्षात येईल की किती बरं वाटतं की चला मी एका डॉक्टरशी बोलले आणि माझा तो डाऊट सॉल्व्ह झाला. आता आशाताई तुम्हाला पण बरं वाटलं असेल जेव्हा डॉक्टर बुच म्हणालेत की आता त्या महिलेला वॅक्सिन ते घेऊ शकतात. एका कुठल्या तरी विश्वसनीय सूत्रातून समजा तुम्हाला हा असा सल्ला मिळू शकला तर त्याचा नक्की खूप उपयोग होतो लोकांमध्ये भीती कमी करण्यासाठी, जो कन्फ्युजन सुरू आहे तो कमी करण्यासाठी. त्याच हेतूने आम्ही हा हेल्पलाईन सुरू केलेला आहे. तर हे चालतो कसा, म्हणजे ह्याचा उपयोग सगळेच घेऊ शकतात. महाराष्ट्रामध्ये पण इतर राज्यामध्ये पण लोक ह्याचा उपयोग घेऊ शकतात. हा अगदी फ्री आहे आणि लोकांना फक्त या नंबरवर कॉल करायचा आहे. तुम्ही हा नंबर स्क्रीनवर बघू शकता, 08068175603. या नंबरवर कॉल केल्यानंतर आमचे जे हेल्पलाईनचे प्रतिनिधी आहेत ते देखील मेडिकलचे शिकाऊ डॉक्टर आहेत. म्हणजे त्यांच्यापर्यंत तुमचे जे काही इश्यूज आणि क्वेरीज आहेत तुम्ही त्यांना सांगता आणि ते मग पुढे तुम्हाला अजून एक्सपिरियन्स डॉक्टर्स पर्यंत कनेक्ट करून देतात. डॉक्टर्स मग तुम्हाला प्रत्यक्षात कॉल करतात आणि तुमचे जी काही अडचण असेल, जे काही डाऊट्स असतील, शंका कुशंका, वॅक्सिन रिलेटेड, कोविड रिलेटेड, इतर काही आजार असतील त्याच्या रिलेटेड ते तुम्हाला सल्ला देतात. आता या सल्ल्या उपर जेव्हा तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन पण गरज पडते तर प्रिस्क्रिप्शन पण तुमच्या घरी पोहोचवली जाते. म्हणजे तुम्हाला व्हॉट्सअपच्या द्वारे लोकांना पोहोचवली जाते. अजून पण तुम्हाला डाऊट्स असतील कोणाला की या प्रिस्क्रिप्शन किंवा औषध जे दिलेले आहेत त्या संदर्भात काही शंका असतील तरी तुम्ही वापस त्या डॉक्टरशी बोलू शकाल किंवा त्या हेल्पलाईन प्रतिनिधी सोबत बोलू शकाल. तर ह्या तुमच्याच जे काही तुम्ही माहिती शेअर करता हेल्पलाईन प्रतिनिधी किंवा डॉक्टर सोबत, ही माहिती अजून कुठेच कोणासोबत तिराही त्यासोबत कधीच शेअर केली जात नाही, फक्त तुमच्या आणि डॉक्टरच्या मध्ये राहते. तर या सेवेपासून आणि या जसे आपण आता सध्या हे सेशन्स घेतोय, जसं डॉक्टर बुच, डॉक्टर किरण सेशन्स घेत आहेत ज्याच्याने आम्ही लोकांपर्यंत करेक्ट माहिती पोहोचू शकतो, तसेही याच सेशन्स किंवा या हेल्पलाईनद्वारे आम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या याच शंका दूर करण्यात ही आमची एक इनिशिएटिव्ह आहे, ज्याचे आम्ही होप करतो की तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टनी हे जितक्या गरजू लोकांना आहे जितक्यांपर्यंत पोहोचू शकेल त्यांच्यापर्यंत आम्ही करेक्ट या सगळ्या कोविडच्या अनसर्टन टाइम्स मध्ये लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल. ही आरोग्य संपदा हेल्पलाईन आहे. सकाळी 10 वाजता ते संध्याकाळी 7 वाजतापर्यंत कधीही कॉल करू शकता आणि आमचे डॉक्टर तुम्हाला उत्तर देऊन तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतील. थँक्यू सो मच डॉक्टर बुच, डॉक्टर किरण. आय एम शुअर की बरेच लोकांचे आज ह्याच्यात या सेशनच्या थ्रू डाऊट्स आणि शंका सॉल्व्ह झाले असतील
आणि अजूनही डाऊट्स असतील तर ते तुमच्यापर्यंत पण पोहोचू शकतील आणि या हेल्पलाईनच्या द्वारे पण ते याचा फायदा घेऊ शकतील. थँक्यू निशांत. अपर्णा, कोणाला काही प्रश्न असतील तर मी म्हणजे विचारू शकता. हेल्पलाईन संबंधितच विचारू, म्हणजे काही प्रश्न असतील तर नक्की मला विचारू शकता. थैंक यू कविता। मैं बाकी लोग से आग्रह करूंगी कि जिनके पास भी अपनी कोविड IVR हेल्पलाइन के लिए कोई भी सवाल हो या कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और सभी के लिए मैंने ये जो पोस्टर है हमारा कोविड हेल्पलाइन का, वो मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में और पढ़ सकते हैं। इवन पल्लवी, मैं आपके साथ इसको हिंदी में और मराठी में भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आप बाकी लोकल लैंग्वेजेस में भी इस पोस्टर को अपने कम्युनिटी में और अपने लोगों के साथ उसको शेयर कर पाए। मेरे कुछ सवाल हैं जो कि शायद बाकी लोगों को भी शायद हेल्प करेगा कि सवाल को पूछने के लिए। पहला सवाल तो ये है कि ठीक है हेल्पलाइन है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करेंगे, क्या होगा इसको, इस पे कॉल करने के बाद क्या होता है? जी बिल्कुल। तो पहला सवाल। और दूसरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। दूसरा सवाल ये है कि जैसे कॉल किया किसी ने और को डॉक्टर से बात हो गई इंटेली हेल्थ में इस हेल्पलाइन नंबर पे, और टेली कंसल्टेशन जो होता है जिसमें कि आप एक प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे जाता है जिसको कि लोग यूज कर सकते हैं दवा खरीदने के लिए, क्या ये सुविधा भी इसके साथ जुड़ी हुई है? ये दोनों सवाल हैं मेरे फिलहाल। जी बिल्कुल। तो एक्चुअली नीलेंदु जी, इसमें यही एक सिंपल सा एक कॉल है, जैसे हम किसी भी अपने मोबाइल नेटवर्क को कॉल करते हैं और वो फिर आपको ऑप्शन बोलता है कि इसके लिए 1 दबाएं, इसके लिए 2 दबाएं। तो हमने बहुत सिंपल रखा है कि कोई भी है कम्युनिटी में पेशेंट है, उसको कोई भी जानकारी चाहिए कोविड रिलेटेड या नॉर्मल कुछ भी वैक्सीन रिलेटेड, तो वो उस नंबर को अपने फ़ोन से मिलाएगा और फिर हमारे जो हेल्पलाइन असिस्टेंट है वो सीधा फ़ोन उठाते हैं और फिर जो उनकी क्वेरी है वो उसको अटेंड करते हैं। अगर उनको कुछ कोविड रिलेटेड क्वेरी है, फिर वो क्वेरी एक्चुअली डॉक्टर के पास, जो हमारे बैकएंड डॉक्टर्स हैं उनके पास वो जाती है। डॉक्टर वो पूरा का पूरा केस देखते हैं कि इनकी क्या कंप्लेंट है, क्या मेजर इशू है। अगर कोई सिम्टम है तो उसके बिहाफ पे वो एक प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं और वो फिर प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली जो पेशेंट है जिसने कॉल किया है उसके व्हाट्सएप नंबर पे चला जाता है, और एक अगर उनके पास व्हाट्सएप नहीं है तो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी चला जाता है। उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके वो किसी भी नियर बाय फार्मेसी या फिर जन औषधि केंद्र जाके वहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं। तो वो एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है जो पेशेंट के पास जाता है और फिर पेशेंट उससे कहीं से भी मेडिसिन अवेल कर सकते हैं। एक्सेलेंट। तो इसमें एक इसके साथ ये है सवाल के ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने में, ठीक है, कि अगर मैंने कॉल किया और वहाँ पे जो टेली असिस्टेंट है उन्होंने उठाया, उनका समझना कि वो डॉक्टर के पास ट्रांसफर करना है या नहीं, और ट्रांसफर करने के बाद प्रिस्क्रिप्शन जनरेट होता है, इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय जाता है? कविता। नीलेंदु जी, ज्यादा से ज्यादा इसको 1 या 2 घंटा लगता है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स जैसे अवेलेबिलिटी उनकी होती है, मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि 1 से 2 घंटे में पेशेंट को कॉल आके उनको प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। मोस्टली ये तो बहुत ही जल्दी, मतलब आधे घंटे के अंदर भी हो सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 घंटा लग सकता है। विदिन ये भी नहीं बोलूंगी, 1 से 2 घंटे में उनको मिल जाता है। ठीक है। मेरे सवाल यही थे, मैंने इसलिए ये सवाल पूछे कि लोग थोड़ा प्रॉम्प्ट हो कि उनके अगर सवाल है तो वो पूछे, तो मैं आग्रह करूंगा कि बाकी लोग जो है वो सवाल पूछे। कोई क्लैरिटी चाहिए? बीपी भाऊ। हाँ, मैं केशव कुन्नल बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपका नाम लेने ही वाला था। अच्छा, गढ़चिरौली में हंगामा चल रहा है कुछ, उधर न्यूज सुना सुबह सुबह। हाँ, वही थोड़ा सा बहुत सारे इधर होते हैं हंगामा, इनकाउंटर चल रहा है अभी। ये मतलब ये जो सीजन होता है ना, मार्च अप्रैल में, वो थोड़ा चलता है।
तो मेरा सवाल थोड़ा ये था कि सीधा अगर हमारे जैसे अगर कुछ ये होता है तो कुछ लैंग्वेज इशू भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एक तो थोड़ा मराठी वाला होता है, फिर दूसरे इसमें भी होता है। तो क्या पास हिंदी, मराठी या इंग्लिश से अलावा और कोई लैंग्वेज से बात कर सकते हैं कम्युनिटी में से सीधा, ये हेल्पलाइन? अगदी अगदी बरोबर. केशव भाऊ, मराठीत बोलू? हो अगदी मला चालतं मराठी, हिंदी मला काही नाही. नाही म्हणजे तेच हिशोबाने म्हटलं. विचारतो तो. अगदी बरोबर. तुमचं अगदी बरोबर प्रश्न आहे. कारण गडचिरोलीमध्ये विचारता ना की तिथे आसपासच्या लोकांमध्ये इतर लँग्वेजेस पण बोलले जातील असतं. हो. है ना. तर मराठी तर आमचे जे सगळे प्रतिनिधी आहेत मराठी तर बोलतातच. मराठी तर बोलतेही हैं. हिंदी पण बोलतात, इंग्लिश मध्ये पण बोलतात. आता त्यावरती कन्नड अशा काही भाषा असतील का? कन्नड किंवा आंध्रा साइड तेलुगू अशी भाषा असेल का? हा, म्हणजे इथे गोंडी आहे खरं म्हणजे, पण कन्नड आणि गोंडी जरा मिक्स म्हणजे व्यवस्थित आहे. बरं. चालतंय. बऱ्याचशा गोष्टी समजतात कन्नड मधल्या. बरं. पण एक मराठी, हिंदी, कन्नड मिक्स म्हणजे जे कोणी कॉल करतील, आमच्याकडे कन्नड डॉक्टर पण आहेत, आमच्याकडे तेलुगू डॉक्टर पण आहेत. तर म्हणजे ते समजणारे डॉक्टरही आहेत. तर अगदीच समजा म्हणजे आम्ही आमच्याकडनं जितकी होऊ शकेल तितकी त्यांच्या समोरच्यांची आम्ही डाऊट सॉल्व्ह करण्यात मदत करू आणि मराठी, हिंदी, कन्नड थोडी सगळी समजून आम्ही त्यांची मदत करूयात. बरं. और कोई सवाल है केशव भाव? नहीं, बाकी तो समझा हो. अब थोड़ा सा सवाल मतलब सारी है. जरा हमारे यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि लोग वैक्सीन नहीं ले रहे. बाकी जगह इतना ये हो रहा है, यहाँ क्या गांव लोग स्तर पे गए हैं. मतलब पहले तो सब सेंटर हुए, फिर पंचायत, अब छोटे गांव में, लेकिन लोग वैक्सीन लेने के लिए तैयार नहीं हो. कि बहुत सारे जो सारे जनों ने रखे हैं, मतलब कल हमारे एक विलेज में ये था 50 लोगों को देना था, 11 लोग से ऊपर कर नहीं पाए. उसके पहले दिन एक था. जहां तक कि लोग वैक्सीन के लिए कोरोना टेस्ट के लिए लेके जाएंगे करके, हमारे जो पीएससी में ओपीडी होती थी कम से कम 150, 200, 250 तक की जाती थी. वो डॉक्टर परेशान है कि हमें क्वारंटाइन जैसे कर दे. 10 लोग भी ओपीडी में नहीं आ रहे हैं पीएससी स्तर पे. और बिल्कुल पीएससी के साथ लोगों ने रिश्ता छोड़ दिया इसी डर के मामले कि एक तो ये वैक्सीन करवा लेंगे या हमको थोड़ी सी सर्दी खांसी है. तो ये हमारे लिए अभी बड़ा एक चैलेंजेस मुद्दा आ रहा है. वो लोग भी हमको बोल रहे हैं कि आप इतना सारा अलग अलग सामान दे रहे हैं, साहित्य दे रहे हैं, ये हेल्प एक बार करो कि हमारा कम से कम कम्युनिटी के साथ ठीक से रिश्ता रहे. ये एक थोड़ा सा अभी एक. तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है डॉक्टर साहब लोगों के लिए कि अगर हम लोग चाहें कि किसी खास स्पेसिफिक एरिया में, जो ट्राइबल एरिया है, जैसे गढ़चिरौली में हमारा काम है, क्राई का पार्टनर है हमारे केशव भाव, वैसे ही और भी जगहों पे है, छत्तीसगढ़ में है, पूरे ट्राइबल एरियाज में, गुजरात में है. तो अगर हम लोग एक अवेयरनेस, कोविड वैक्सीन अवेयरनेस का एक सेशन लेना चाहते हैं डायरेक्टली विद द कम्युनिटी, हमारे पास ये सुविधा हो सकती है कि हम कुछ कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनको थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू जूम या कहीं कोई और तरीके से उनके साथ हम संपर्क कर सकते हैं, उनको बुला करके उनसे बात कर सकते हैं. तो उस समय क्या आप लोग हमें हेल्प कर पाएंगे अवेयरनेस जनरेशन करने के लिए कम्युनिटी में? जी बिल्कुल नीलेंदु जी, हम लोग कर सकते हैं वो. एंड ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हम जब भी वो कम्युनिटी लीडर्स हैं और आप जब उनके साथ इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे भी ट्रेनर्स वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं. एंड जैसे हमने आज ट्रेनिंग करी वैक्सीन हेजिटेंसी की, वहाँ पे भी उनके साथ वो ट्रेनिंग हम कर सकते हैं. एक्सेलेंट, थैंक यू. और राहुल जी का एक सवाल था बेसिकली कि प्रिस्क्रिप्शन है वो जो जनरेट होता है इस IVR के थ्रू, क्या वो लीगल है, वैलिड है फार्मेसीज के लिए डिस्ट्रिक्ट और एरिया में? तो मुझे तो लगता है लीगल है. लीगल सभी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लीगल है पूरे इंडिया में. आप कहीं भी जाके किसी भी फार्मेसी से ले सकते हैं, क्योंकि उस पे डॉक्टर का नाम, डॉक्टर की डिटेल्स
प्लस डॉक्टर के सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं विच इज वैलिड, एंड किसी भी फार्मेसी या तो गवर्नमेंट फार्मेसी है या फिर प्राइवेट फार्मेसी है, वहां से जाके आप मेडिसिन अवेल कर सकते हैं। मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बीपी भाव। हेलो। हाँ बीपी भाव का परिचय दे देता हूँ। आप लोग बहुत शर्माते हैं खुद का परिचय देने में, तो जो हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं उनको पता होना चाहिए। बीपी भाव लातूर में जो कला पंडरी संस्थान है उसके लीडर हैं और काफी पुराने और मजे हुए जन नेता कहा जाए। उस एरिया में करीबन 30 सालों से काम कर रहे हैं और संस्था को हेड भी करते हैं। हाँ बीपी भाव। एक तो ये जो ऑनलाइन जो काउंसलिंग या सपोर्ट करने का जो सिस्टम IVRS ने बनाया, मुझे लगता है ये तो बहुत ही बढ़िया है। और जो मेरा सवाल था कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो दिया जाता था वो बराबर है क्या, वो अभी राहुल ने पूछा था, उसके बारे में जानकारी मिली। अभी दूसरा ये है कि ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है तो उसको कैसा वो डील करते, उसके बारे में थोड़ा अगर जानकारी मिली तो हम भी एक नया प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए हमें काफी सपोर्ट मिलेगा। और बहु ये जो प्रोसेस चलता है, इनका जो सेंटर है वो कहाँ है? अगर हम वहाँ विजिट करना चाहेंगे या कुछ देखना चाहेंगे तो मौका मिल सकता है क्या? ये दोनों। ये इंटेली फाउंडेशन का सेंटर आप बोल रहे हैं? जी जी जी। हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि कोई सेंटर है क्योंकि सब डॉक्टर्स अलग अलग जगह से हैं, बट उनका उसका दोनों का जवाब दे देंगे। जी जी जी। बीपी जी, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। जो हमारा सेंटर, बेसिकली हम लोग एक हेल्थ टेक ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो NGOs है, जैसे आपकी NGO है, क्राई है, सृष्टि है, प्रथम है, इन सबको एक्चुअली हम लोग सपोर्ट करते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कैसे अपनी कम्युनिटी में बेटर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ, एंड हम लोग अपना टेक्नोलॉजी बेसिकली उनको लेवरेज करते हैं कि वो अच्छे से रूरल और ट्राइबल एरिया में वो प्रोवाइड कर पाए। हमारा ऑफिस एक्चुअली थाने में है और हमारे प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर इंडिया अभी वर्क कर रहे हैं, बट अभी क्योंकि कोविड है तो कोविड की वजह से अभी ग्राउंड एक्टिविटीज रुकी हुई है। तो उसी के लिए हमने एक नया ये IVR सिस्टम लॉन्च किया है कि जो रूरल पिछड़े एरियाज हैं उसमें अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो उस नंबर पे कॉल करके वो सारी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, जो एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो इन पर्सन विजिट करके वो कर रहा था, जो कि अभी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है प्लस कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस IVR को लॉन्च किया है कि ताकि होम बेस्ड केयर, एक इंसान को अपने घर से बाहर ना जाना पड़े, वो अपने घर से ही अपने मोबाइल के थ्रू एक फोन मिलाए और एक डॉक्टर से बात कर पाए और उसको एक प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, जहाँ पे वो प्रिस्क्रिप्शन ले जाके एक फार्मेसी से अपनी मेडिसिन ले सकता है। तो बेसिकली इसी चीज को लेके हमने ये IVR लॉन्च करी है। बट मोर देन हैप्पी, जब बाकी कोविड केसेस कम हो जाएंगे और जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो हम आपको एक प्रोजेक्ट विजिट भी करा सकते हैं। हमारा एक्चुअली नासिक में एक प्रोजेक्ट है, वी आर डूइंग विद डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर, जो TCS फाउंडेशन का आर्म है, उनके साथ हम लोग एक टेलीमेडिसिन को लेके प्रोग्राम कर रहे हैं। बट अभी पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ की क्योंकि कोविड के केसेस हैं और मूवमेंट बंद है। और इवन आपको भी पता है कि कम्युनिटी में थोड़ा हेजिटेशन है कि बाहर के लोगों को आने के लिए वो मना कर रहे हैं। तो इसीलिए ये IVR सर्विस हमने लॉन्च करी है जिसका आप सभी लोग फायदा उठा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और वो भी फ्री एक्चुअली डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हैं और एक जाके प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू दवाइयाँ ले सकते हैं। बीपी भाव, आपके सवाल का उत्तर हो गया? जी जी जी, थैंक यू निशांत सर जी और नीलेंदु सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा एक सवाल है। हाँ राजू बाबू। हाँ राजू, पहले आप। हाँ, मैं आरोग्य जो अपना हेल्पलाइन है, संपदा का हेल्पलाइन, उनके नंबर है लेकिन उनका कुछ पोस्टर रहे तो अच्छा और भी रहेगा, क्योंकि वो जो चित्र रहता है उसके ऊपर हेल्थ को लेके
तो देख के और भी लोग अट्रैक्शन हो सकते हैं उसके ऊपर, वो यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई है तो चलेगा। तो बढ़िया सजेशन है जी राजेंद्र जी, एक्चुअली एक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है चैट के अंदर, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको बेसिकली मैं पल्लवी को उसको मराठी में और हिंदी में भी पोस्टर शेयर कर दूंगा, एंड देन पल्लवी आप लोगों के साथ सबके साथ वो शेयर कर देंगी, ताकि वो लोग लोकल लैंग्वेज में भी उसको इजीली समझ पाए। आप एक काम करें, वो जो आपका मराठी पोस्टर है, हिंदी और इंग्लिश तीनों पोस्टर्स के कुछ कॉपीज जो रेडी पोस्टर्स हैं वो क्राई ऑफिस पे अगर भेज पाए तो हम लोग उसको फिर सर्कुलेट करवा देंगे। बिल्कुल नीलेंदु जी, डेफिनेटली मैं इस कॉल के बाद ही पल्लवी के साथ शेयर कर दूंगा। हाँ, वो पोस्टर्स हम लोग क्या करेंगे कि हमारा कुरियर सर्विस ऑपरेट करता है अभी भी, बहुत सारे रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे हैं और उसमें बहुत सारे सामान जा रहे हैं पार्टनर्स के एंड पे जो हम लोग रिसोर्स कर पा रहे हैं फ्रॉम डोनर्स, तो उसके साथ ये पोस्टर भी हम लोग उधर भिजवा दें। जी बिल्कुल। सौमिता नहीं, राम पूछ रहे थे कुछ, राम जहां तक मुझे लगा क्राई से। नहीं, मेरा एक सवाल था कि जो बीपी बाबू का सवाल था, बेसिकली वो हम लोग जो एक IVRS के मॉडल पे काम कर रहे थे, दैट इज अ प्री रिकॉर्डेड सिस्टम, जिसमें हम लोग कंटेंट को अपलोड करके और वो प्री रिकॉर्डेड मैसेजिंग था। तो वही थोड़ा सा समझना था कि ये जो हमारा IVRS है, ये लाइव कॉल्स को डील करने का सिस्टम है या प्री रिकॉर्डेड? लाइव है राम जी, ये लाइव है, बिल्कुल लाइव है। जैसे कोई भी कॉल करता है उसी समय जो हेल्पलाइन असिस्टेंट है उसको कॉल को अटेंड करते हैं और उसी समय फिर डॉक्टर के साथ उनका कंसल्टेशन कराते हैं। सॉरी, उस शायद मैंने मिस किया। थैंक यू। Soumita, your hand is raised. Yes. Actually, I have two questions, but one question has already been asked, so by Raju Bhau regarding the poster and IEC. तो वो सवाल अभी नहीं है। मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा ये अर्बन एरियाज में मैं देख रही हूँ, और वैसे अपने कुछ फ्रेंड्स और कुछ रिलेटिव्स में भी मैंने ये सुना है, कुछ कंफ्यूजन्स है। तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि जिनको एपिलेप्सी है, अगर किसी को एपिलेप्सी है तो वेदर दे कैन टेक द वैक्सीन और नॉट, and also if anyone is going through some kind of fertility treatment, तो वो वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं? Dr. Butch, are you there? Dr. Butch is not with us right now. Okay. So actually I can share that definitely. See, even I think Dr. Butch has also shared कि उसका जो ये epilepsy के भी अगर कोई patient है, अगर if somebody suffering from epilepsy, definitely they can take medicines, the vaccination, right? And उसमें ऐसा कोई अभी तक हमने कोई वो नहीं देखा है कि कोई रिसर्च आया है कि जो पेशेंट एपिलेप्सी से सफ़र करते हैं कि उनको कोई उसके बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ स्टडी नहीं आई है। बट डेफिनेटली व्हाट आई कैन डू, गेट मोर डिटेल्स फ्रॉम डॉक्टर बुच। आई थिंक उनका दूसरा ट्रेनिंग था, तो उनसे मैं बेसिकली वी कैन कंसल्ट डॉक्टर बुच एंड गेट बैक टू यू वेदर इफ देयर इज़ एनी कॉन्सिक्वेंसेस अगर कोई पेशेंट को एपिलेप्सी है और वो जाके वैक्सीनेशन लेता है कि नहीं। ओके,